मैंने उसे हुनान वांग के महल में देखा था। पिछली बार मैंने चुपके से खा लिया था महल की कुछ मिठाई। उसने तो मुझे मार डालना चाहा। अच्छा हुआ मैं तेज भागी। वह अब मरने वाला है। रीजेंट वांग तो बहुत क्रूर है। वह उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान, बहुत बड़े अच्छे इंसान। वे बिल्कुल क्रूर नहीं है। क्या यह हमसे बात कर रही है? पक्का नहीं, फिर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों से ही बात कर रही हूँ। हम इंसानों से बात कर सकते हैं। जल्दी से और पुण्य कमाओ, हम देवता बनने वाले हैं। अरे छोटी बच्ची, वह हुनान वांग का जानबाज है। उसी ने तुम्हारे पिताजी को मारना चाहा था। लगता है तुम्हारे पिताजी ने उसकी कोई जरूरी चीज ले ली है। उसे डर है कि वह चीज बाहर ना फैल जाए। एक बार हत्या नाकाम हो गई तो वे दोबारा आदमी भेजेंगे। बहुत बुरा, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। चाओ चाओ, क्या तुम डर गई? पिताजी, बुरा वांग ही असली साजिश करता है। छोटे चूहों ने कहा वे फिर आदमी भेजेंगे तुम्हें मारने के लिए। तुम किसे कह रही हो? बुरा वांग। बुरा वांग? क्या तुम्हारा मतलब हुनान वांग है? तुम्हें कैसे पता? अभी अभी दो छोटे चूहे आए थे। उन्होंने कहा कि तुम पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि लगता है तुम्हारे पिताजी ने हुनान वांग की कोई बहुत जरूरी चीज ले ली है। उन्हें डर है कि वह चीज बाहर फैल जाएगी। महाराज, पर आपकी हुनान वांग से कोई खास दोस्ती तो है नहीं। आप उसकी जरूरी चीज कैसे ले सकते हैं? पिताजी, क्या आपको चाव चाव पर विश्वास नहीं है? नहीं, पिताजी बहुत हैरान है। चाओ चाओ, तुम चूहों की बोली समझ सकती हो। चाव चाव बहुत कमाल की है। हमारी चाओ चाओ तो सबसे बढ़िया है। यह कैसे हो सकता है कि कोई जानवरों की बोली समझ ले? सिर्फ आप ही हैं महाराज जो राजकुमारी को इस तरह मनाते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम हुनान वांग के आदमी हो। आपको कैसे पता चला? मैं नहीं हूं। तुम हुनान वांग को फंसाना चाहते हो। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। अच्छा, तो क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वह चीज मैंने कहाँ छिपाई है? आपको उस चीज के बारे में कैसे पता? वह कहाँ है? हम जानबाज हैं। आपको यह कैसे पता चला? राजकुमारी सच में चूहों की बोली समझती है। बोलो, वह चीज आखिर है क्या? हुनान वांग ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की और मुझसे मांगने की हिम्मत तक नहीं हुई? आपको नहीं पता। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। हमें जो आदेश मिला था वह एक स्त्री की चीज ढूंढने का था। उसमें यह नहीं बताया कि वह चीज क्या है। मुझे पता है। हुनान वांग महारानी पर दीवाना था, पर महारानी की शादी तो सम्राट से हो चुकी थी। वह जुदाई का दर्द सहन नहीं कर पाया तो उसने किसी से उनका अंगिया चुरवा लिया। सिरहाने रखकर महारानी को याद करता था। पर पिछली बार राजमाता के जन्मदिन पर हुनान वांग ने शराब पी ली थी और अंगिया गलती से गिर गया। राजमाता की बिल्ली उसे उठा ले गई। रीजेंट वांग उसी समय वहां से निकले तो उन्हें लगा कि रीजेंट वांग ने उसे उठा ली। पिताजी चीज देखकर याद करना क्या होता है? और हुनान वांग ने क्यों चुराया? महारानी का अंगिया। राजकुमारी ने क्या कहा? हुनान वांग ने महारानी का अंगिया चुराया है और उसे देखकर महारानी को याद करता है। यह भी चूहों ने तुम्हें बताया? हाँ, हुनान वांग ने महारानी का अंगिया खो दिया और उन्हें लगा कि पिताजी ने उठा लिया। उन्हें डर था कि पिताजी महारानी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए वे आपको मारना चाहते थे। यह हुनान वांग पागल है क्या? मालिक सिर्फ एक अंगिया के लिए हमें मौत के मुंह में भेज दिया। पूछताछ की जरूरत नहीं, उससे जाने दो। हुनान वांग से कह देना मुझे उसका अंगिया चुराने का कोई शौक नहीं है। चाओ चाओ, चलो चलें। पिताजी, हम क्यों नहीं जाते हुनान वांग से हिसाब लेने? हुनान वांग ने दाशेंग राजवंश के लिए बहुत बड़ी वीरता दिखाई थी। युद्ध में दुश्मनों से लड़े थे। दुश्मनों ने उनके शरीर को अक्षम कर दिया था। भले ही वे महारानी को चाहते हों तो भी कुछ फायदा नहीं। और सम्राट को उन पर अपराध बोध है। भले ही पता चल जाए तो भी उसका कुछ नहीं कर सकते। पिताजी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। चाओ चाओ, तुम चूहों की बोली समझ सकती हो। यह बात किसी को मत बताना। पिताजी को डर है कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, मैं समझ गई। चाओ चाओ सबसे अच्छी है। चाओ चाओ, देखो छठे भैया तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। चाओ चाओ को तो चमकते जेवर ज्यादा पसंद है ना? इतनी सुबह तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दादी माँ को डर था कि चाओ चाओ बोर हो जाएगी।
इसलिए उन्होंने हमें चाओ चाओ के साथ खेलने भेजा है। अगर रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि चाओ चाओ को किसी ने सताया है, चाचा जी आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम हैं कोई चाओ चाओ को नहीं छेड़ सकता। चाओ चाओ, पिताजी पहले चाओ यूसी में काम निपटाने जा रहे हैं। चाओ चाओ, मैं तुम्हें बेलू विद्यालय घुमाने ले चलता हूँ, ठीक है? वहाँ तुम्हारी उम्र के बहुत से विद्यार्थी हैं। यह सब जोंगयोंगू परिवार की वजह से है, जो छोटी चाओ चाओ को सताता है, और उसकी माँ को भी। मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगा। बदबूदार चूहा, मेरी चीजें खाने की हिम्मत, मैं तुझे मार ही डालूंगी। छोटे चूहों, रुक जाओ, इन्हें मत मारो, इन्हें बिल्कुल मत मारो। तेरी आंखें नहीं है, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरी बहन को मारने की हिम्मत किसने दी? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, यह कमीनी लड़की जानबूझकर चूहे छोड़कर मुझे डरा रही थी। मैंने नहीं किया। क्या? सच में ये सब गनवार हैं। चूहे जैसी घिनौनी चीज छूने की हिम्मत करते हैं। जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। भले ही हमें नहीं पता कि चाओ चाओ छोटे चूहों की मदद क्यों कर रही है, लेकिन चाओ चाओ से माफी मांगवाना चाहते तो यह सपने में ही मुमकिन है। तो मैं तुम सबको भी मारूंगी। बदतमीजी। क्या तुम लोग मेरी पाठशाला को ये कोई मामूली जगह समझते हो? अपने माता पिता को बुलाओ, मैं देखता हूँ वे तुम्हें क्या सजा देते हैं। यहाँ पढ़ने आने वाले सभी लोग अपनी असली पहचान छिपाते हैं। क्या ये सम्राट को बुलाने की हिम्मत करेंगे? इनकी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल इनके माता पिता को बुलाना चाहिए। जोंगयोंगू परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत। दूसरे भैया, छठे भैया, माफ करना। चाओ चाओ ने मुसीबत मोल ली। चाओ चाओ डर मत, भैया यहाँ है, कोई तुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। याओ एर, तेरे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? सब उस शैतान लड़की की वजह से हुआ। उसने मुझ पर चूहे छोड़ दिए और भैया को भी पिटवा दिया। ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। हार गई तो अब शिकायत कर रही है। पहले तुम लोगों ने ही हाथ उठाया था। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तू उनसे मिलने के लायक नहीं। मेरे पिताजी से युवराज साहब हैं। याओ याओ, जब तक कोई उसे पहले तंग न करे वह कभी किसी पर हाथ नहीं उठाती। तू अभी बहुत छोटी है और दूसरों को लड़ने पर उकसाती है। तुझ में इतनी चालाकी कहाँ से आई? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है। यह जोंगयोंगू का युवराज है, वही है जिसने चाओ चाओ की माँ को घर से निकाल दिया था। राज प्रतिनिधि महाराज प्रणाम। पिताजी, मेरी बेटी सुयुवराज को उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। वह आपकी बेटी है और मुझे याद है राज प्रतिनिधि ने शादी नहीं की थी, तो फिर ये बेटी कहाँ से आई? तो क्या मैंने शादी की या नहीं, रखेल रखी किसी से सोया? क्या मुझे सुयुवराज को हर बात का हिसाब देना होगा? मेरा यह मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? शक कि मेरी बेटी नकली है। मैं जानबूझकर सुयुवराज को नाराज करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? मेरी बेटी से माफी मांगो। सच में मैंने अपनी बेटी को सही नहीं सिखाया और तुम सुशुन इतने बड़े होकर झगड़ा छेड़ते हो। अभी राजकुमारी से माफी मांगो। उस कमीनी लड़की का बाप मेरे पिता से भी ज्यादा ताकतवर निकला। मुयाओ से गलती हो गई। राजकुमारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सुशुन से गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं सका। राजकुमारी माफ कर दीजिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वह छोटी बच्ची और वो त्यागी हुई औरत, हैरत है कितनी मिलती जुलती है। तो क्या उस त्यागी हुई औरत के साथ जो प्यारी सी बच्ची थी, क्या वह राज प्रतिनिधि की है? चाओ चाओ पहले इस युवराज को देखा था? चाओ चाओ ने उन्हें कभी नहीं देखा। पिताजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? लगता है चाओ चाओ और उसकी माँ दोनों को कई साल पहले जोंगयोंगू के घर से निकाला गया। न देखा, यही अच्छा रहा। उस जैसे बुरे आदमी से चाओ चाओ को उससे कोई नाता नहीं रखना चाहिए। चाओ चाओ पिताजी की ही सुनेगी। चाचा हम कमाल के हैं, है ना? आज हमने चाओ चाओ बहन को बचाया है। महाराज, महाराज मुसीबत आ गई। महल से खबर आई है, युवराज साहब का जहर फिर उभर आया है।
चाओ चाओ किंग मई पहले तुझे घर ले जाएगी। पिताजी को राजमहल जाना है। राजकुमारी चलो वापस चलते हैं। युवराज साहब का वो जहर किसी ने उसे सिरोंग से लाया था। वो राजवैद्य तो बहुत बेवकूफ हैं। महल में ही जहर की दवा मौजूद है। छोटी चिड़िया, क्या तू मेरे साथ युवराज साहब को बचाने चलेगी? राजकुमारी, क्या आप चिड़चिया से बात कर रही हैं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लोग मुझे पिंजरे में तो नहीं डाल देंगे। नहीं डालेंगे। चाओ चाओ तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ किसी की जान बचा ले। 7 मंजिल का मंदिर बनाने से भी बड़ा पुण्य। राजकुमारी, चिड़िया भला इंसान की बात कैसे समझेगी? छोटी चिड़िया, उठकर मेरे हाथ पर आ जा। राजकुमारी, थोड़ा धीरे दौड़िए। धीरे दौड़ो। पिताजी, मेरा इंतजार करो। चाओ चाओ तू यहाँ कैसे आई? युवराज भैया का जहर। मुझे पता है जहर का इलाज कहाँ है। आप जल्दी से चाओ चाओ को राजमहल ले चलिए। तो यह भी चिड़िया ने तुझे बताया? दर्द से मर रहा हूँ। बेहतर है मुझे मर जाने दो। मेरा हैंग, आखिर किसने तुझे जहर देने की हिम्मत की? महाराज, ये जहर मैंने आज तक नहीं सुना। इस बार युवराज साहब का जहर बहुत तेजी से फैला है। पहले वाली दवाओं से जहर नहीं रुक रहा। अगर पता चल जाए कि युवराज को कौन सा जहर दिया गया है तो मैं इलाज कर सकता हूँ। राजप्रतिनिधि महाराज आ गए। सिरोंग पर चढ़ाई करते समय मैंने ये जहर देखा था। इसे शिशिन मंदार कहते हैं। महाराज, आपको यह कैसे पता चला? महाराज, पहले आपको यह पता क्यों नहीं चला? इस जहर का स्रोत मुझे भी अभी अभी पता चला है। शिशिन मंदार के लक्षण शुरू में साफ नहीं दिखते। मुझे आज ही उसके चेहरे पर नीले निशान देखकर यह याद आया। तो इसका इलाज क्या है? वो बगीचे के पश्चिम में मिट्टी के नीचे है। एक बर्फ कमल है जो उन्हें बचा सकता है। मैं वहाँ उड़कर खेलने गई थी, तब मैंने देखा था। मुझे पता है इलाज कहाँ है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चाओ चाओ को यह दवा कैसे पता चली? ये दुश्मन देश सिरोंग का जहर है। क्या राजकुमारी की माता सिरोंग की थी? भाई साहब, चाओ चाओ की माता सिरोंग की नहीं है। हैंग की जान खतरे में है। चाओ चाओ पर भरोसा कीजिए। जल्दी चाओ चाओ के साथ चलिए। यहाँ तो कोई बर्फ कमल नहीं है। अरे छोटी बच्ची, तुझे कहाँ से पता चला कि यहाँ बर्फ कमल है? चिड़िया चिड़िया, तुझे याद है कहाँ? अजीब बात है, बर्फ कमल कहाँ गया? मैं 2 दिन पहले यहाँ उड़कर आई थी। यहाँ मौजूद था। हमने यहाँ बहुत देर तक खोजा। युवराज की जान खतरे में है। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था इस छोटी बच्ची की बात का। ये तो बस हमारा समय बर्बाद कर रही है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। अगर युवराज को बचा नहीं सके तो हमारी जान बचना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी चलो। सच में समय बर्बाद हुआ। हे राजवेद्यो, रुकिए। मत जाइए, मैं जरूर बर्फ कमल ढूंढ कर दिखाऊंगी। बर्फ कमल पहले यहीं उगा हुआ था, लेकिन किसी ने अभी उसे उखाड़ लिया और चुपके से ठंडे महल की तरफ भाग गया। पिताजी, किसी ने बर्फ कमल उखाड़ लिया और वह ठंडे महल की तरफ भागा। हमें बर्फ कमल जरूर वापस लाना है। क्या? चाओ चाओ तो यही मेरा इंतजार कर। अरे ये छोटी बच्ची मेरी भाषा समझ सकती है। रुको, तुम युवराज के मुख्य खोजा हो। पिताजी, माँ, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। तुम सब नालायक वैद्य। क्या तुम युवराज का इलाज नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मुझे बर्फ कमल मिल गया। मिल गया, मिल गया। राजकुमारी भाग्यशाली हैं। सचमुच आपको मिल गया। मैं अभी जाकर दवा तैयार करता हूँ। राजकुमारी की दया से हमारी जान बची। अच्छा,
इसी ने युवराज को जहर दिया है। मुझे शक है यह सीरंग का जासूस है। अभी हमसे पहले बर्फ कमल चुरा लिया। यह युवराज को मारना चाहता था। तो अब जीना छोड़ दिया है, हाथ डाल दिया हमारे दाशेंग महल में। मेरे युवराज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। शिरोंग को सबसे ज्यादा गेहूं की जरूरत है। आज से दाशेंग शिरोंग को एक दाना गेहूं भी नहीं बेचेगा। पिताश्री, माता, मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। चाओ चाओ, इस बार का श्रेय तुझे ही जाता है। पता तू क्या इनाम चाहती है? मैं सब मंजूर करूंगा। अगर तू मेरी राजकुमारी बनना भी चाहे वो भी मंजूर है। शुक्रिया राजा चाचा। चाओ चाओ को कोई इनाम नहीं चाहिए। चाओ चाओ तो बस चाहती है हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। बहुत देर हो गई। मैं चाओ चाओ को लेकर आराम करने चलता हूँ। बुरे भैया, दिन भर बस मेरी बेटी को छीनने की सोचते रहते हो। चाओ चाओ, घर चलो। तो क्या हुआ, बस एक बेटी है, वो भी प्यारी और समझदार और बहुत आज्ञाकारी बेटी। मैं भी ऐसी बेटी पैदा कर सकता हूँ। अरे नन्ही, तू आखिरकार जाग गई। तेरे पापा तो रोने ही वाले थे। जा जाकर पापा को ढांढस बंधा। पापा क्यों रोने लगे? क्योंकि वो चौड़े कंधों वाला, पतली कमर वाला और बेहद खूबसूरत महादूत जियांग सीसो, उसका तेरे पापा के साथ रिश्ता बिल्कुल साधारण नहीं है। उस जियांग सीशो को आत्महत्या करने का हक ही क्या है? उसकी जान तो मैंने बख्शी है। मेरी इजाजत के बिना उससे मरने का हक ही क्या है? महाराज, आप गुस्सा शांत कीजिए। अच्छा हुआ कि जियांग साहब ने इस बार बचा लिया। भाग यहां से। राजकुमारी, आप पहले लौट जाइए। महाराज अभी भी गुस्से में हैं। पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? दाली न्यायालय के उप प्रमुख जियांग सीसो महाराज के अच्छे मित्र हैं। सुबह एक नौकरानी ने उसे देखा कि उसने फिर से कमरे में आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या क्यों की? क्या उसने भी माँ की तरह आत्महत्या की? तुझे मुंह खोलने की जरूरत नहीं थी। क्या सब काम खत्म हो गया? पापा आप गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? चाओ चाओ आपके लिए गाना गाएगी। चाओ चाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाओ चाओ, अगर तू पापा के लिए गाना चाहती है तो पापा जरूर सुनेंगे। बांस काटो, बांस चलाओ, शिकार खोजो। बांस काटो, बांस चलाओ, शिकार खोजो। बांस काटो, बांस चलाओ, शिकार खोजो। इतने सारे जानवर कहाँ से आ गए? गोला चलाओ, शिकार खोजो। ये तो बांस काटो, बांस चलाओ, शिकार खोजो। ये चाओ चाओ के गाने का असर है। चाओ चाओ, तूने बहुत अच्छा गाया, लेकिन दोबारा मत गाना। चिंगमेई दीदी, क्या चाओ चाओ का गाना सच में बहुत बुरा था, इसलिए पापा ने चाओ चाओ को बाहर निकाल दिया। छोटी राजकुमारी गाना तो आफत ही है। इतने सारे जानवर आ गए जो नहीं जानते। उन्हें लगेगा कि महल पर कोई आफत आ गई है। राजकुमारी, महाराज आपको छोड़ कैसे सकते हैं? महाराज तो ये कह रहे हैं कि तू गाते गाते थक, इसलिए उन्होंने मुझे तुझे बाहर ले जाकर अच्छा खिलाने पिलाने को कहा। वही लोग हैं। वही लोग अक्सर माँ को परेशान करते थे, इसीलिए माँ ने आत्महत्या कर ली। छोटी राजकुमारी, आपको क्या हुआ? चाओ चाओ अभी नहीं मर सकती। चाओ चाओ को माँ का बदला लेना है। अरे राजकुमारी, आपको क्या हो गया? रुको, मेरा इंतजार करो। दीदी, तुम क्या देख रही हो? जरूर कुछ गलत देख रही हो। वो नन्ही सी बच्ची, उसके साथ दासी कैसे हो सकती है? पहले जो काम तुझे दिया था वो पूरा हुआ। दीदी, तुम निश्चिंत रहो। अब तुम ही वारिस की पत्नी हो। वह तो बहुत पहले मर चुकी। बस एक नन्ही बच्ची बची है। वो क्या बवाल मचा पाएगी जिसने उसकी इज्जत लूटी थी?
वो कहाँ से आया था पता नहीं, शायद कोई भिखारी था। इसमें चिंता करने की क्या बात है? उस नन्ही बच्ची का भी काम तमाम कर दो। काम पूरा होते ही मैं वारिस से कहकर तुझे महसूल विभाग में लगवा दूंगा। दीदी मैं अभी इंतजाम करती हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी आप कहाँ हैं? राजकुमारी, नहीं ये ठीक नहीं। मुझे लौटकर महाराज को बताना होगा ताकि महाराज और लोगों को खोजने भेजे। यही है वो। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक तुझे ले जाऊंगा। हिम्मत है तुझे मुझे काटने की, मारो इसे। तुम कौन हो? मैं समझा रहा हूँ, हम हानलिन अकादमी के हैं, हम शेन किंग साहब के आदमी हैं। तुम मुझे धमका रहे हो? आयु, इन्हें मारो। मैं डाली न्यायालय का उपप्रमुख हूँ। हिम्मत है तो शेन परिवार के लोगों को मेरे पास भेज दो। जी साहब। नन्ही बच्ची, बुरे लोग भाग गए, तू अब भी यहीं है। ये किसी जानी पहचानी जैसी लगती है। पहले इसे हवेली ले चलो। महाराज, बच्ची मिल गई। मुझे पता चला कि छोटी राजकुमारी जूक्यू रोड के दक्षिण में गायब हो गई। जब वे गायब हुई वहां से कोई निकला था। चिंगमई अब भी खोज रही है। आप भी ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैंने लोगों को खोजने के लिए भेज दिया। कौन है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वे दक्षिण शहर के जांग लोंग और जांगहू भाई हैं। ये दोनों शेन किंग के आदमी हैं। शेन किंग वैन परिवार के रिश्तेदार हैं। वैन परिवार? वैन शी के परिवार वाले? महाराज, छोटी राजकुमारी की मां तो पहले ही गुजर चुकी, क्या वे अभी छोटी राजकुमारी को नहीं छोड़ेंगे? आदमी लेकर चलो, मेरे साथ शेन परिवार से हिसाब करने चलो। तुम लोग, एक नन्ही बच्ची ने तुम्हें यह हाल कर दिया? नहीं साहब, बीच रास्ते में डाली न्यायालय का उपप्रमुख आ गया, उसने उस नन्ही बच्ची को बचा लिया। डाली न्यायालय का उपप्रमुख? क्या वही डाली न्यायालय का उपप्रमुख उस बच्ची का बाप है? महाराज, महाराज आप अचानक पधार। झांग लोंग और झांगहू को मेरे सामने लाओ। गुलाम झांगहू आपको प्रणाम करता है। छोटी राजकुमारी कहाँ है? क्या तुम लोग जीने से ऊब गए हो? रीजेंट महाराज की बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? हमने उसे छुआ तक नहीं, उसे डाली न्यायालय का उपप्रमुख ले गया। शेन साहब अपने माथेतों पर काबू नहीं रख सके। 50 पेंट लगाओ। झांग लोंग और झांगहू ने राजकुमारी को माचा, बेंतों से पीट पीट कर मार डालो। महाराज जान बख्श दीजिए। महाराज, महाराज रहम कीजिए। महाराज जान छोड़ दीजिए, इन्हें खूब मारो। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों, और वह राजकुमारी बन गई। अच्छा है कि हमारे वैन परिवार में कोई है जो महल में उसे सबक सिखा सके। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। उस महाधूर्त की दी हुई हड्डी कितनी स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ कि उस महाधूर्त ने तुझे बचा ली। मुझे अपने साथियों से खबर मिली तो मैं तुरंत दौड़ा आया। क्या उसी महाधूर्त ने मुझे बचाया? वह तो बुरा आदमी लगता ही नहीं। फिर उसे बड़ा खलनायक क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साल पहले हुए कत्ल की वजह झांग तुफू ने पड़ोसी की बेटी को मार 4 साल की वांग शियाहुआ को। लेकिन उस बड़े खलनायक ने जिद करके कहा झांग तुफू असली हत्यारा नहीं था। वांग शियाहुआ की मां दुख से बेहाल थी और अदालत के सामने खंभे से टकराकर मर गई। झांग तुफू को बाद में फांसी दे दी गई। इस तरह यह मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन क्योंकि उसी की वजह से वांग शियाहुआ की मां की जान गई, इसलिए लोग उसे बड़ा खलनायक समझते थे। वह अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। अगर हत्यारा झांग तुफू नहीं था तो फिर हत्यारा कौन होगा? झांग तुफू का, जिसका नाम झांग यून है, वह तो हत्यारा नहीं हो सकता। क्या 6 साल का बेटा हत्या कर सकता है? कुत्ते? तो तेरे पास कुत्तों के बहुत दोस्त है ना। क्या तू सबूत ढूंढने में मदद कर सकता है? हो सकता है कि वह बड़ा खलनायक सच में बेगुनाह हो। तू उस बड़े खलनायक की मदद करना चाहती है? खूबसूरत चाचा ने मुझे बचाया, मैं सान फरामोश नहीं हो सकती। कुत्ते, क्या तू मेरे लिए खबर पता कर सकता है? तूने सही कहा। भले का बदला भलाई से, बुरे का बदला बुराई से।
मैं अभी जाकर तेरे लिए खबर लाता हूँ। छोटी बच्ची अब जाग ही गई होगी। चियांग सीजो, मेरी बेटी कहाँ है? हम बिल्कुल वैसा ही। जब पहली बार उस बच्ची को देखा, लगा था कि इन दोनों के चेहरे कितने मिलते जुलते हैं। राज प्रतिनिधि सच में बड़े रंगीले हैं। अभी शादी भी नहीं की और बेटी इतनी बड़ी हो गई है। बकवास बंद करो, जल्दी करो। पापा, जाओ जाओ। अगली बार ऐसे भागना बिल्कुल मना है। कहीं खतरे में पड़ गई तो इस नन्ही सी काया से कैसे बच पाएगी? राज प्रतिनिधि को प्रणाम। शाओ किंग साहब, 3 साल पहले झांग तुफू वाले कत्ल हत्यारा फिर से सामने आ गया है। मुझे पता था कि उस वक्त असली हत्यारा कोई और था। क्या हुआ? आज किसी ने शिकायत दर्ज कराई है। शहर के बाहर एक घर में एक बच्चे की हत्या कर दी गई है। हम मौके पर पहुंचे और जांच की। पता चला कि हत्या का तरीका 3 साल पहले झांग तुफू वाले कत्ल बिल्कुल मेल खाते हैं और वहां से एक हड्डी काटने वाला चाकू भी मिला है। अगर उस वक्त लोगों ने हुजूर की बात मानी होती और हुजूर को आगे तफ्तीश करने दिया होता तो असली हत्यारा मिल ही जाता और शहर के बाहर वाला बच्चा भी नहीं मरता। खूबसूरत चाचा, जाओ जाओ को आप पर भरोसा है। इस बार आप जरूर पकड़ लेंगे असली हत्यारे को और उन 2 मासूम बच्चों का बदला लेना। अगर मैंने उससे नहीं पकड़ा तो उम्र भर शादी नहीं करूंगा। पापा, झाओ झाओ को भी साथ ले चलो। नहीं, हत्या वाली जगह तुम जैसे छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और ऊपर से संभव है कि हत्यारा आसपास ही छिपा हो। अगर उसने तुझ पर नजर डाली तो क्या होगा? पापा, मेरी सुरक्षा के लिए आदमी लगा सकते हो ना। झाओ झाओ के पास और भी जानवर दोस्त हैं। शायद वे पापा को सुराग दिलाने में मदद कर दें। लेकिन तुझे अब भागना मना है। अगर खतरा लगे तो तू गाना गाना। हटो, सब हट जाओ। डाली सी की जांच है। राजकुमारी की सुरक्षा करो। राजकुमारी, खतरा है, जल्दी नीचे उतरो। तो मैं कैसे जानूं पूरी बात क्या है? सच में कत्ल हुआ है। वो लड़का देखने में ही बड़ा खूंखार लगता है। रोज यहाँ आकर घात लगाता था। मुझे लगा उसे शियाओ को ही पसंद आ गई है, पर असल में उसे उसकी जान चाहिए थी। छोटे खरगोश, तू बहुत समझदार और चालाक है। बुरा आदमी कौन है तुझे पता है? बिल्कुल पता है। सुन मेरी बात, गली वाले झांग तुफू का बेटा। वो 7 दिन पहले से रोज यहाँ आकर घात लगाता था। शियाहुआंग कुत्ते ने बताया था। झांग तुफू का बेटा झांग यून 3 साल पहले सिर्फ 6 साल का था और अभी सिर्फ 9 साल का है। क्या वह सच में हत्यारा है? तो जब उसने हत्या की थी, क्या तूने खुद अपनी आंखों से देखा था? नहीं, देखा नहीं, लेकिन पक्का वही है। वरना वो लगातार क्यों घूर रहा था उस मासूम बच्चे को? लेकिन अरे चलो चलो, देखना बंद करो। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। मत देखो, मत देखो। जाओ जाओ। पापा, पापा, पापा को पता चल गया। झांग तुफू के बेटे के बारे में पता करो। किसी ने देखा है कि वह 7 दिन पहले से इस आसपास दिख रहा है। वह आदमी कहाँ है? मैं उसे बुलवाता हूं। यह झाओ झाओ ने किसी से सुना था, लेकिन देखा नहीं कि वह कौन था। क्या हत्यारा सच में इतना छोटा बच्चा होगा? आयु, झांग तुफू के बेटे झांग यून को डाली सी ले जाओ, और हाँ, वह हड्डी काटने वाला चाकू भी साथ ले जाओ और झांग तुफ के घर के चाकुओं से मिलाओ। जी साहब। झांग यून, अब भी जुर्म कबूल नहीं करोगे? साहब, मैं शियाओ को ही से मिलने जाता था क्योंकि वह रोज भूखी रहती थी। मैं उसे खाना देना चाहता था। साहब, सच्चाई का पता लगा लीजिए। तुम्हारे पिता का हड्डी काटने वाला चाकू शियाओ कुई के घर से मिला है। सबूत पुख्ता है और अब भी इनकार करते हो। मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेगुनाह है। वह तो सुअर भी नहीं मार सकता। वह हत्या कैसे कर सकता है? अरे, यह तो मुझे हड्डियां देने वाला झांग यून है ना।
वह कभी हत्या नहीं कर सकता। अरे छोटी बच्ची, मैं जांच करके वापस आ गया हूँ। 3 साल पहले असली हत्यारा झांग टूफू नहीं था और न ही झांग टूफू का बेटा था। 3 साल पहले का असली हत्यारा असल में वांग शियाओ का पिता वांग दान्यू। नामुमकिन है। वांग दान्यू वांग शियाहुआ का पिता है। वह अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? वांग दान्यू असल में वांग शियाहुआ का असली बाप नहीं है। 3 साल पहले वह वांग शियाहुआ के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वांग शियाहुआ ने विरोध किया। आखिरकार उसने उसका गला दबाकर मार डाला और झूठा दोष ठोक दिया। सुअर का मांस लाने वाले झांग टूफू। शियाओ वांग, क्या तुझे यकीन है? वो वांग दान्यू बड़ा विकृत आदमी है। उसने आज तक छुपा रखा है वह हथियार जिससे वांग शियाओ को मारा गया था। वह आधी रात को इसे निकाल कर निहारता। मैंने यह भी सुना है कि उसने कहा कि वह चाकू काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए उसमें जंग लग गई है। सोचा नहीं था कि इस बार वह फिर से झूठा दोष झांग टूफू के बेटे पर थोप देगा। बेटा गर्क हो गया। छोटी बच्ची, हमने एक बेगुनाह को फंसा दिया। पापा, पापा, खूबसूरत चाचा को जल्दी बताओ, झांग यून हत्यारा नहीं है। वह और उसके पिता झांग टूफू दोनों को फंसाया गया है। कुत्ते ने कहा असली हत्यारा वांग दान्यू है। हथियार उसने छिपाया है उसके घर के बिस्तर के नीचे। क्या यह सच है? जल्दी चलो, झांग यून को बचाओ वरना उसका सिर काट दिया जाएगा। झाओ झाओ की पहचान खास है। वो जानवरों की बातें समझ सकती है। ये बात किसी को मत बताना। झांग यून, तूने शियाओ त्सुई को मारा है। सबूत पक्के हैं। मैं तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ। महोदय, जरा विचार कीजिए। शियाओ त्सुई को मैंने नहीं मारा। महोदय, रुकिए। असली हत्यारा कोई और है। आई जाकर वांग दान्यू को ले आ। ये मुमकिन नहीं। कोई नहीं जान सकता कि मैंने उन्हें मारा है। तुम लोगों को कैसे पता चला? तेरी छुपी जगह से हथियार मिला है। वांग दान्यू, तूने वांग शियाहुआ को मारा है और शियाओ त्सुई को भी। कल दोपहर तेरा सिर कलम किया जाएगा। अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया, न्यायाधीश को लगा खूनी जहर, तो कोई इलाज नहीं कर पाएगा। ये जहर कोई नहीं उतार सकता जब तक तुम मुझे छोड़ न दो। तो न्यायाधीश साहब का खूनी जहर तूने दिया था। वांग दान्यू मौत सामने है और फिर भी धमकी देता है। तुझे हमसे डर नहीं लगता कि हम तुझे अभी टुकड़े टुकड़े करवा दें? मरना तो है ही, मरती मरती भी किसी को साथ ले जाऊंगा। मेरी जान की कोई कीमत नहीं। न्यायाधीश एक अफसर है। उसकी जान बिल्कुल अलग है। तूने सही कहा। मैं राज्य का अधिकारी हूं। तेरी तरह बिल्कुल नहीं। मैं हूं राज्य का अधिकारी। भले ही मरना पड़े तेरे जैसे नीच जानवर को मैं इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। इसे ले जाओ। खूबसूरत चाचा, खूबसूरत चाचा। हालांकि हम तुम्हारे काम के अंदाज की कदर करते हैं, लेकिन तुम एक जानवर के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। बच्ची, बायुन पहाड़ पर लुओ याक्सियान है। एक दिव्य वृक्ष है। शायद उस दिव्य वृक्ष से मांगा जा सकता है। पिताजी, जल्दी मेरे साथ बायुन पहाड़ चलिए। दिव्य वृक्ष। मैं बूढ़ा रोज पानी और खाद देता। तू मुझे एक फल भी नहीं देता। क्या तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? दादाजी, यही वो मशहूर दिव्य वृक्ष है। हाँ, तो ये बूढ़ा पेड़ बहुत कंजूस है। मैंने इसे 5 साल पाला है। ये एक भी दिव्य फल नहीं देता। तुझे दिव्य फल चाहिए, ये तुझे कभी नहीं देगा। दिव्य वृक्ष दादा, मेरे चाचा को जहर लग गया है। क्या आप उन्हें एक फल दे सकते हैं? उन्हें बचा लीजिए। बच्ची, ये तुझे दिव्य फल नहीं देगा। अगर ये तुझे दिव्य फल दे दे, मैं तुझे माता कहूंगा। सच में दिव्य फल है। नमक हराम कहीं का। मैंने इतने दिनों तक तेरी बहुत देखभाल की, एक दिव्य फल भी तूने मुझे नहीं दिया। ये नन्ही बच्ची जब नखरे करती है, तू उसे दे देता है। बच्ची, इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा बहुत कम है। मैं बूढ़ा पेड़ हजारों साल से साधना कर रहा हूं, तब जाकर सिर्फ 2 फल दिए। पिछली बार जब इस बूढ़े को जहर लगा, मैं नेकी से उसे एक फल देकर जहर उतारा और वो बेशर्म होकर मुझसे चिपक गया।
तो ये फल, क्या ये तुम्हारा आखिरी फल नहीं है? आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? ये बहुत कीमती है। जाओ जाओ, इसे नहीं ले सकती। बच्ची, तू इसे रख ले। कल से मुझे लगा है अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे शायद बिजली की मार झेलनी पड़ेगी। बूढ़े पेड़, क्या तुझ पर फिर से बिजली गिरने वाली है? तो तू बच पाएगा। छाओ छाओ नहीं चाहती पेड़ दादा मरे। पेड़ दादा जरूर बच जाएंगे। पेड़ दादा हजारों साल से जीते आ रहे हैं। सोचा नहीं था कोई मेरी जान की खातिर इतना दुखी होगा। मेरा आखिरी फल देना बेकार नहीं गया। बच्ची, तू किससे बकबक कर रही है? तू अकेली क्या बड़बड़ा रही है? हमारी बेटी के पास और कोई खासियत नहीं, बस ये समझ सकती है। जानवरों और पौधों की बातें। क्या ये जानवरों और पौधों की बातें समझ सकती है? आज दुनिया में ऐसा चमत्कारी इंसान भी है। जब दुनिया में दिव्य वृक्ष हो सकता है तो चमत्कारी इंसान क्यों नहीं हो सकता? आपकी बात में भी दम है। पेड़ दादा कहते हैं 1000 साल में सिर्फ 2 फल लगते हैं। आपको बचाने के लिए आपको एक फल दे दिया था। आपको इतना लालची नहीं होना चाहिए। मैंने इतने सालों तक इसे पाला पर फल नहीं दिया, तो असली में 1000 साल में 2 फल देता है। मैं बूढ़ा तुझे गलत समझ बैठा। अगली बार मैं तुझे ज्यादा खाद दूंगा। तेरी खाद कौन चाहता है? मुझे तो दिव्य ऊर्जा चाहिए। इसने मुझे 5 साल खाद दी। इस वजह से 5 सालों से दिव्य ऊर्जा कम होती गई। दादाजी, पेड़ दादा को तो दिव्य ऊर्जा चाहिए, न कि गंदी चीजें। आपके ऐसा करने से उसकी बढ़त रुक जाएगी। पेड़ दादा ने यह भी कहा कि आपको बताऊं, आपने जो मुर्गियां, बत्तखें और मछलियां पाल रखी हैं, उन्हें धान पसंद नहीं है। आप उन्हें और मत खिलाइए। उन्हें पहाड़ी केंचुए खाना पसंद है और कीड़े मकोड़े। लुओ याओक्सियान, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बच्ची धरती पर उतरी हुई सौभाग्य की देवी है। हमारे महान राज्य का भला करने आई है। मैं याओक्सियान, सौभाग्य देवी, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। दादाजी और पेड़ दादा फल देने के लिए धन्यवाद। पेड़ दादा कहते हैं यह फल उम्र बढ़ाता है। दुनिया का कोई भी जहर उतार देता है। खूबसूरत चाचा, आप आगे से प्रजा के लिए बुराई मिटाकर अच्छाई फैला सकेंगे। धन्यवाद राजकुमारी जी। इस अधिकारी की जान आपने बचाई है। आगे से यह अधिकारी राजकुमारी के आदेश पर रहेगा। इतनी विनम्रता मत बढ़ती। खूबसूरत चाचा, आपने उस समय मरना चाहा था। पिताजी तो गुस्से से रो पड़े थे। आप तो पिताजी के सबसे प्यारे इंसान हैं। मैं और राज प्रतिनिधि ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो छोटे जानवर, क्या उन्होंने तुम्हें फिर से कुछ उल्टी सीधी बातें बताई? उन्होंने कहा पिताजी एक बार नशे में थे और गलती से खूबसूरत चाचा के कमरे में घुस गए थे। फिर उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। वो सारी बातें झूठ हैं, विश्वास मत करो। लेकिन वे छाओ छाओ को धोखा नहीं देते। कभी कभी जानवरों की बातें समझना कुछ अच्छा नहीं है। महाराज, महल से संदेश आया है। राजमाता को राजकुमारी की याद आ रही है। राजकुमारी को महल बुलाना चाहती हैं। वाह, छाओ छाओ को भी दादी माँ की याद आई। तुम राजकुमारी के साथ महल जाओ। ठीक है, हम दफ्तर जाकर काम निपटाएंगे। बुआ जी, वेंशी ने जिस प्यारी बच्ची को जन्म दिया है, न जाने कौन सा जादू किया है कि राज प्रतिनिधि उसके पिता बन गए। वो नन्ही सी प्यारी लड़की जो रीजेंट के सहारे सुख समृद्धि चाहती है। महारानी जी, आपके कहने के अनुसार राजमाता की आज्ञा का बहाना करके राजकुमारी को बुलाया गया। उस नन्ही सी लड़की को महल में बुला लिया गया है। तुम कौन हो? महारानी वेन को देखकर सलाम भी नहीं करते। छाओ छाओ ने महारानी वेन को प्रणाम किया। यह लड़की तो बहुत प्यारी और सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ, मुझे अच्छे से देखने दो। यह महारानी वेन पिछली बार खून करते हुए नाच रही थी। इस बार और क्या साजिश रच रही है? क्या यह औरत इतनी खतरनाक है?
तुम मुझसे डरती हो। हमारी राजकुमारी तो राजमाता के आज से महल में आई हैं। तुम में से किसमें हिम्मत है उन्हें छूने की? महारानी वेन बड़ी बेरहम है और वह गर्भवती भी है। कहा जाता है कि उसके पेट सम्राट की लाडली राजकुमारी है। उससे पैर मत लो। छोटी बच्ची, जल्दी से बगल के छोटे दरवाजे से अंदर भाग जाओ। वहाँ से युवराज के महल सबसे नजदीक है। राजकुमारी, हम कहाँ जाएं? नन्ही जान, हमारी महारानी वेन ने बुलाया और तुम भागने की हिम्मत करती हो। राजकुमारी, हम कहाँ जाएं? राजकुमारी, तुम जल्दी भागो। किंग मेरी दीदी, मेरा इंतजार करो। युवराज भैया। हिम्मत, यह कौन है? युवराज जी, क्षमा करें, ये नई आई कढ़ाई करने वाली की बेटी है। इसे अदब का पता नहीं, इसीलिए युवराज से बदतमीजी हो गई। मैं इसे ले जाता हूँ और इसे तमीज सिखाता हूँ। अगर युवराज जी को कोई और आदेश न हो तो मैं अब जाता हूँ। रुको। युवराज जी को और क्या आदेश है? तुम किस महल से हो? मैं महारानी वेन के महल से हूँ। महारानी वेन के महल से अच्छे क्या होंगे? उसे छोड़ दो। क्या युवराज जी इसकी बदतमीजी से नाराज हैं और इसे सबक सिखाना चाहते हैं? मैं इसे 10 फेंट मारूंगा ताकि इसे सबक मिले। तुम लोग मरना चाहते हो? युवराज जी, दया करें। युवराज जी, मैं चाओ चाओ हूँ। चाओ चाओ, तुम यहाँ कैसे? महारानी वेन से सब चिढ़ते हैं। यह महाराज से शिकायत करने का सही मौका है। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। महाराज, आपको हमारी महारानी का न्याय करना हो। राजकुमारी ने कानून की परवाह न करते हुए महारानी का अपमान किया। इससे महारानी का गर्भपात होते होते बचा। क्या चाओ चाओ ने महारानी वेन की बेइज्जती की? हाँ, महारानी अभी भी बिस्तर पर लेटी हैं। राजवैद्य ने कहा कि खून आ गया है। यह बच्चा शायद बच नहीं पाएगा। भैया भैया, झाओ झाओ कभी ऐसा नहीं कर सकता जो किसी को नुकसान पहुंचाए। पापा, मेरी झाओ झाओ, तुझे बहुत तकलीफ हुई। पापा अब से और कभी तुझे नहीं जाने दूंगा अकेले रानी माँ के पास। युवराज जी, धन्यवाद। चाचा जी, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। जाओ जाओ, तू ठीक है ना? मैं सबसे ज्यादा झाओ झाओ पर भरोसा करता हूँ। मुझे लगा था इस महल में सभी मेरी तरह झाओ झाओ से प्यार करते हैं, मगर ऐसा नहीं था। फिर भी कोई उसकी जान का दुश्मन बन गया। ताऊ जी, चाओ चाओ ने महारानी की बेइज्जती नहीं की। महारानी का गर्भपात नहीं होगा। गर्भपात? अगर सच में गर्भपात हुआ होता तो मैं उससे और बड़ा समझता। जियांग गोंग, हुजूर, मैं हाजिर हूँ। जाओ महारानी वेन को मेरे निजी कक्ष में लाओ। चाहे उसका गर्भपात हुआ हो या नहीं, चाहे वह चल सके या नहीं, अगर उठाकर ही लाना पड़े तो यहाँ लाओ। महारानी, आपकी चाल सच में कमाल, जिससे आपका झूठा गर्भ छिप जाएगा और राजकुमारी को मारने का दोष भी बच जाए। सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा उसकी वजह से गिर गया। महाराज उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या वेन परिवार को हल्के में लिया है? शाही संतान की हत्या, भले ही वह रीजेंट की बेटी हो, तो भी उसे मौत की सजा मिलेगी। महारानी, महाराज ने आदमी भेजा है। महारानी, मेरा बच्चा। माँ तुझसे माफी मांगती है और तुझे बचा नहीं पाई। महारानी वेन, मैं महाराज के आदेश से आया हूँ। आपको निजी कक्ष तक चलना हो। महाराज नहीं आए। महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको अभी चलना होगा। हमारी महारानी का अभी अभी गर्भपात हुआ है, वह निजी कक्ष कैसे जा सकती हैं? हद हो गई। महाराज का आदेश है, तुम जैसे नौकर को बोलने का हक नहीं। अरे, इसे थप्पड़ मारो। महाराज ने कहा है।
चाहे महारानी का गर्भपात हुआ हो या नहीं, चाहे वो चल सके या नहीं, आज उठाकर ही सही आपको निजी कक्ष तक लाया जाएगा। क्या? महाराज हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे हैं। छोड़ो, मुझे छोड़ो। उठाओ इसे। अरे देखो तो तेरा चेहरा कितना बदहाल है, कपड़े भी गंदे हो गए। लगता है बहुत तकलीफ उठाई है। दादी माँ, चाओ चाओ ठीक है। इतने सारे लोग अचानक क्यों आ गए? महारानी वेन ने फिर मुसीबत खड़ी की है। कल उसके झूठे गर्भ की बात सुन ली, पीछा पड़ने पर मुश्किल से भाग निकली। दादी माँ, क्या मैं सफेद बिल्ली के साथ खेल सकती हूँ? हाँ, जरूर। जाओ जाओ, तू डर गई थी ना? दादी माँ तेरा इंसाफ कराएगी। जाओ खेलो। सफेद बिल्ली, क्या तेरे पास कोई सबूत है जो साबित करे कि उसका गर्भ झूठा है? बिल्कुल है। क्या? जल्दी बोल। अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो मुझे क्या फायदा होगा? मैंने सुना है तुझे सोना पसंद है। अगर तू सबूत बता दे तो मैं तुझे कुछ सोना दे दूंगा। पापा, तुम हमारी बात सुन सकते हो? नहीं। तो फिर? मैंने अंदाजा लगाया। कैसा रहा मेरा प्रस्ताव? क्या तू मान जाएगी? महारानी वेन आ गई हैं। वो आ गई जिससे सब चिढ़ते हैं। मैं अब चलती हूँ। आ गई तो आ गई, उसे बाहर घुटनों के बल बैठने दो। लेकिन वह, क्या मेरा हुक्म अब नहीं चलता? वह वेन गोंग है। वे बहुत से दरबारियों को साथ लाए हैं और महारानी वेन के साथ महल के बाहर घुटनों के बल बैठे हैं। वे आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि राजकुमारी को सजा दी जाए। वेन गोंग यानी झाओ झाओ के नाना एंड विन परिवार झाओ झाओ को मारने पर क्यों तुले हैं? बहुत अच्छे, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा वेन परिवार को। यह वेन गोंग आखिर चाहता क्या है? हद है, सम्राट के हरम तक हाथ पहुंचा दिया। भैया, आप अभी अभी गए ही थे। अभी जियांग खोजा को वेन गुइफे को बुलाने भेजा है और उसके पीछे पीछे वेन गुओगोंग दरबारियों को लेकर महल के बाहर घुटनों के बल बैठ गया। पता नहीं इस वेन गुओगोंग ने भाई साहब के आसपास कितने आदमी घुसा रखे हैं। उन सबको भगाकर अंदर लाओ। बेचारा मेरा बच्चा, वह मेरे पेट में ही तो था, बस 2 महीने ही रहा। महाराज, आपको मेरा इंसाफ करना ही होगा। यह राजकुमारी क्यों जानी पहचानी लग रही है? महाराज, भले ही वह राजप्रतिनिधि की बेटी हो, वह राजकानून को अनदेखा नहीं कर सकती। राजकुमारी ने वेन गुइफे की बेदबी की, गुइफे का गर्भ गिरा दिया। आपने न केवल उसे सजा नहीं दी, उल्टे वेन गुइफे को बीमार और कमजोर शरीर के साथ यहाँ घुटनों पर बिठा दिया। इस बूढ़े सेवक का दिल सच में टूट गया। महाराज, राजकुमारी को कड़ी सजा दीजिए, वेन गुइफे को इंसाफ दीजिए और इस सेवक को भी। ये सारे खोल अपनी स्त्रियां महल में रानी बनाकर भेजते हैं। उनके हित एक जैसे हैं, वे सब मिलकर विरोध करेंगे। असल में चाओ चाओ ने ही वेन गुइफे की बेदबी की है। उसे अंदर बुलाओ। दासी महाराज को प्रणाम करती है। वेन गुइफे, आपके लोगों ने दासी को नस्फीट और बार बार राजकुमारी को छोटी प्यारी कहकर गाली दी। राजकुमारी राजकुमार साहब की बेटी है, तो क्या मैं यह समझूं कि वे राजकुमार साहब को भी गाली दे रहे? वह सब तो गलत फहमी है। जरूर अधीनस्थ होने बिना सोचे मुंह खोल दिया। इसका गुइफे जी से कोई संबंध नहीं है। गलत फहमी? तो चाओ चाओ ने वेन गुइफे का गर्भ गिराया, वह भी गलत फहमी है। गुइफे के गर्भ में एक राज था जो पैदा नहीं ले पाया। राजकुमारी ने शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन वेन गुइफे गर्भवती है ही नहीं, तो उनका गर्भ कैसे गिर सकता है? इस छोटी प्यारी को यह कैसे पता चला? राजकुमारी, भले ही आप मुझसे कितनी ही नफरत करें, फिर भी आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर अपमान नहीं कर सकती। जाओ जाओ, अनाप शनाप मत बोलो। राजवैद्य वांग पहले वेन गुइफे की नाड़ी देख चुके हैं। वेन गुइफे सचमुच 2 महीने की गर्भवती है। चाचा महाराज, लेकिन गुइफे जी सच में गर्भवती नहीं है। शायद राजवैद्य वांग को उन्होंने रिश्वत देकर अपना बना लिया है। और कोई राजवैद्य है क्या? राजकुमारी, तुम क्यों लोगों पर झूठे इल्जाम लगाती हो? गुइफे को बदनाम कर रही हो। क्या तुम्हें डर है कि गुइफे सच में राजकुमारी को जन्म देंगी तो तुम्हारा स्थान खतरे में पड़ जाएगा?
भाई साहब, चाओ चाओ झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कोई दूसरा राजवैद्य बुलाएं, कोई फे की नाड़ी देखने के लिए। तो राजवैद्य को बुलाओ। मैं सीधी और ईमानदार हूँ। राजवैद्यशाला के मुखिया को बुलाओ, राजवैद्य बाई को। मुझे पता था महाराज जरूर मुख्य वैद्य बाई को बुलाएंगे। मुख्य वैद्य बाई को मुझसे काम पड़ा है, तो उस छोटी प्यारी की खैर नहीं। महाराज, निवेदन है, वैन गुइफे की नाड़ी में सच में गर्भपात के लक्षण दिख रहे हैं। चाचा महाराज, आप पर तो बहुत दया आती है। राजवैद्यशाला के लोग वैन गुइफे का साथ देकर आपको धोखा दे रहे हैं। यानी वे चाचा महाराज को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। चाओ चाओ, अनाप शनाप मत बोलो। राजकुमारी, तुम सच में बहुत बढ़ गई हो। तुमने बहुत जुल्म किया है। मुख्य वैद्यबाई तो राजवैद्यशाला में सबसे निपुण राजवैद्य हैं। महान शेंग साम्राज्य में तुम जैसी झूठ से चौलत देने वाली राजकुमारी, ये तो महान शेंग साम्राज्य का कलंक है। सब चुप हो जाओ। चाओ चाओ, तुमने युवराज की जान बचाई है। भले ही वाकई तुमसे गलती से कोई फेई का गर्भ गिरा हो, मैं फिर भी तुम्हें हल्की सजा दूंगा। चाओ चाओ ने कभी सोचा नहीं था कि राजवैद्यशाला के राजवैद्य आपको धोखा देंगे। अगर ऐसी बात है तो चाओ चाओ के पास सबूत है कि वैन गुइफे गर्भवती नहीं है। जिंगमेई दीदी, वो सबूत दिखा दो। वैन गुइफे, यह आपके शैन कक्ष से मिला है। यह आपको पहचान में आएगा ही। यह पश्चिमी देशों में बनी निंगशियांग गोली है। इसे लेने से शरीर से एक अनोखी खुशबू आती है जो मन को बहुत भाती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। वो यह है कि जो भी इसे लेती है 6 महीने तक वह गर्भवती नहीं हो सकती। वैन गुइफे, तुम मुझे बताओ, किस तरह तुमने निंगशियांग गोली खाकर भी गर्भवती रह सकती हो? मैं ये निंगशियांग, कोई शक नहीं, लेकिन मैंने पूरे 1 साल से इससे कभी नहीं लिया, तो मेरा गर्भवती होना स्वाभाविक है। भाई साहब, आप आखिरी बार वैन गुइफे के पास कब गए थे? यानी कितने समय पहले? मुझे याद है, 2 महीने पहले। तो उस बार आपको कोई खास खुशबू आई थी? मुझे याद नहीं है। वे सारी रानियां हर एक मुझे खुश करने के लिए जी जान लगा देती है। मुझे यह याद रखने की क्या जरूरत है? ये तो आसान है। जिसने भी निंगशियांग गोली ली है, 3 महीने के अंदर उसके खून पर चींटियां आ जाती हैं। बस वैन गुइफे का थोड़ा सा खून निकालो, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये सारी बातें सफेद बिल्ली ने मुझे बताई हैं। तुम सब मुझे हरा नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते। निंगशियांग गोली लेने वाले का खून सच में चींटियां उस पर आती हैं। इस बार मैं और वैन गुइफे सच में बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, गुइफे जी का अभी अभी गर्भ गिरा है। अब उनका खून नहीं निकाला जा सकता। अगर खून निकाला और चींटियां नहीं आई तो राजकुमारी का क्या होगा? चाओ चाओ। चाओ चाओ, चाचा महाराज, चाओ चाओ अपना खून देकर साबित करेगी। चाओ चाओ के खून से चींटियां नहीं आएंगी, लेकिन वैन गुइफे के खून से जरूर आएंगी। जल्दी राजकुमारी की पट्टी बांधो। चाओ चाओ, दर्द लगा? नहीं लगा। महल के अंदर और राजवैद्यशाला में हर जगह ऐसे लोग हैं जो चाचा महाराज को धोखा देते हैं। चाचा महाराज, चाओ चाओ को आप पर दया आती है। वैन गुइफे, चाओ चाओ तो बस 5 साल की बच्ची है, फिर भी वह खुद को साबित करने की हिम्मत रखती है। तुम खुद साबित करोगी या मैं तुम्हें साबित करने पर मजबूर करूं? मैं खुद करती हूँ। वैन गुइफे के खून पर सच में चींटियां आ गईं। वैन गुइफे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने राजवैद्यशाला के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत की। महाराज, मैं दोषी हूँ। मेरा पोता हड्डियों की बीमारी से पीड़ित है। वह चल नहीं सकता। इलाज के लिए 1000 साल की ओस चाहिए। वह 1000 साल की ओस सिर्फ वैन गुइफे के पास है।
और उसी उसके जरिए उन्होंने मुझे धमकाया। इसी क्षण से वैन हुईफेई का पद छीन लिया जाए, सफेद रेशम दे दिया जाए। अरे कोई है, इसे घसीटकर बाहर ले जाओ। महाराज ऐसा मत कीजिए। बेटी, महाराज मुझसे गलती हो गई। बेटी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। महाराज, मैं अपनी जान देकर अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। भाई जिंगशन, तुमने महाराज को धोखा दिया। तुम्हें मुख्य राजवैद्य के पद से हटाया जाता है। 30 लाठियां लगाई जाएं, महल से बेदखल किया जाए, जीवन भर कोई पद नहीं दिया जाएगा। बाकी जिन्होंने वेन गुइफेई के लिए गुजारिश की, नियमानुसार 50 लाठियां मारी जाए, ताकि औरों को सबक मिले। हम आपकी कृपा के लिए आभारी हैं महाराज। ड्यूक वेन, जब तुम्हें इतना शौक है मेरे महल के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने का, तो फिर मेरे अंतपुर में ही चले आओ, खोजों का मुखिया बन जाओ। क्या ख्याल है? महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप मुझे माफ कर दीजिए। आज से वेन परिवार को 50 साल तक सेवा में नहीं लिया जाएगा। जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाग यहां से। बूढ़े कुत्ते, झाओ झाओ को सताने की हिम्मत, यह अपनी करनी का फल है। आज देर हो गई है, मैं झाओ झाओ को लेकर आराम करने चलता हूं। जाओ जाओ, तू अपने राजा चाचा से नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। छाओ छाओ आपकी अपनी है, वैन गुइफेई भी आपकी अपनी है, इसलिए राजा चाचा के लिए फैसला लेना मुश्किल था। छाओ जाओ, तू जाकर अपनी चोट अच्छे से ठीक करा ले। याद रखना, महल में आती रहना। अरे वाह, झाओ झाओ आज सच में बहुत बहादुर थी, लेकिन आगे से कभी मत करना अपने शरीर को इस तरह नुकसान पहुंचाना, समझ गई? हाँ छाओ छाओ, समझ गई। वेन परिवार को 50 साल तक दरबार में कोई पद नहीं मिलेगा, तो हमारा वेन परिवार अब आगे कैसे बढ़ेगा? यह प्यारी सी बच्ची, इसने अपनी बुआ को ही मार दिया। अब से क्या इसे महाराज का और ज्यादा प्यार नहीं मिलेगा? अब तो इसकी किस्मत चमक जाएगी। वह प्यारी सी बच्ची असल में मेरी बड़ी बहन की बेटी है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया कि रीजेंट उसका पापा बन गया। क्या वह वेन शी की बेटी? तभी तो वह जानी पहचानी लग रही थी। उस प्यारी सी बच्ची ने हमारे वेन परिवार को बर्बाद कर दिया। हम इस मौके पर उसे वापस अपना सकते हैं और दोबारा रीजन से नाता जोड़ सकते हैं। अपना दबदबा वापस पा लेंगे। बढ़िया विचार है। जैसे ही उसे वापस कैद कर देंगे, फिर कभी वेन हवेली से बाहर नहीं निकल पाई। तुम लोग कौन हो? हम ड्यूक वेन के घर से हैं। हमें सुना कि हमारी खोई हुई छोटी साहिब को रीजेंट ने बचा लिया। हमारा वेन परिवार छोटी साहिबा को वापस ले जाने आया है। आपकी छोटी साहिबा कौन है? जिनका नाम झाओ झाओ है। मुसीबत आ गई। रीजेंट साहब यहाँ नहीं है। ड्यूक वेन के लोग उसे लेने आ गए हैं। आधा मैं खाऊंगी, बाकी आधा किंग मेरी दीदी को दूंगी। वूफ वूफ, नन्ही बच्ची, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनोगी? बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि ड्यूक वेन को पता चल गया है तुम उनकी नातिन हो। वे अभी रीजेंट की हवेली के बाहर हैं और तुम्हें उठाकर ड्यूक के घर ले जाना चाहते हैं। नौकर रीजेंट साहब को बुलाने गए हैं। नहीं, छाओ छाओ पापा को छोड़कर नहीं जाएगी। नन्ही, पहले घबरा मत। एक अच्छी खबर भी है जो तूने सुनी। क्या अच्छी खबर? मैंने बता दिया है। अपनी अच्छी दोस्त कियाओ कियाओ को। वो अभी ड्यूक वेन के घर वालों को एक करारा सबक सिखाएगी। पक्का उन्हें अब से तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं होगी। छोटी राजकुमारी आ गई और हमारा भत्ता भी बढ़ा दिया। हमारी राजकुमारी को छीनने की हिम्मत। ड्यूक वेन के घर वालों की इतनी बेशर्मी, इतनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। तुम्हारे रीजेंट साहब कहाँ हैं? राजकुमारी झाओ झाओ मेरी बेटी की बेटी है। वह मेरी सगी नातिन है। राजकुमारी झाओ कुमारी वेन की बेटी है। क्या कुमारी वेन की 16 साल शादी के बाद हमारे रीजेंट साहब के साथ भी उसका चक्कर था? राजकुमारी झाओ मेरी बड़ी बहन की बेटी है। ओह, बड़ी बहन। मुझे तो कभी सुनने को नहीं मिला कि वेन घर में एक और बेटी भी थी। सच में वेन घर में एक और बेटी थी जिनका नाम वेन शी था। गलती करने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया गया। जब उन्हें घर से निकाल ही दिया गया था तो उनका वेन घर से कोई नाता नहीं रहा। और तुम लोग अब यहाँ आकर क्या चाहते हो? बस बस,
तुम लोगों से बात करना बेकार है। जल्दी से रीजेंट साहब को बुलाओ। मैं खुद रीजेंट साहब से बात करूं। पापा अब तक क्यों नहीं आए? हमारे रीजन साहब, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि जब चाहो मिल लो? राजकुमारी, तुम डरो मत, हम उन्हें कभी नहीं होने देंगे कि तुम्हें ले जाएं। तुम तो रीजेंट के घर की नौकर हो। तुम्हें क्या हक है अपने मालिक की तरफ से फैसला करने का? और फिर वह झाओ झाओ है ही नहीं रीजेंट साहब की संतान, बल्कि वह वेनशी की नाजायज बेटी है। क्या रीजेंट साहब को दूसरों के नाजायज बच्चे पालना पसंद है? हम तो समझते थे राजकुमारी झाओ झाओ रीजेंट साहब की सगी बेटी है, असल में वह गोद ली हुई है। हाय मेरी बेचारी बेटी। अगर उसे किसी बदमाश ने बहका न दिया होता तो उससे इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती, और इतनी छोटी उम्र में ही चली गई, झाओ झाओ को अकेली छोड़ गई, इतनी बेचारी बच्ची को। हाँ, सच है। झाओ झाओ इतनी बेचारी है। हम आगे से उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। जब वेन परिवार ही राजकुमारी का अपना है तो वे उसका भला ही करेंगे। वे मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करेंगी। माँ को इन्हीं लोगों ने मारा है। ड्यूक वेन चिनफेंग लू में जाकर नाटक करते तो अच्छा था। सच में बड़ा अफसोस है। पापा आप आखिरकार लौट आए। राजकुमारी झाओ झाओ, कल तुम्हारे नाना तुम्हें पहचान नहीं पाए। असल में हम ही तुम्हारे खून के सगे हैं। पापा मैं वेन घर नहीं जाना चाहती। हाँ ठीक है। अगर मुझे ठीक से याद है, कल ड्यूक वेन महल में आए थे मेरे भाई महाराज से झाओ झाओ को सजा दिलाने की, यानी उसकी जान के पीछे थे, और आज वही तुम्हारी सगी नातिन बन गई। कहीं तुम सगे होने का बहाना बनाकर झाओ झाओ को अपनी हवेली ले जाकर सताना चाहते हो? ड्यूक वेन कितना काला दिल है तुम्हारा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राजकुमारी झाओ झाओ को सता कैसे सकता हूँ? चिड़िया की बीट। मेरी अच्छी दोस्त की आओ आ गई। अरे कोई है, जल्दी से पहुंचो। पिताजी आप ठीक है ना? क्या वेन परिवार पर भगवान का कोप हुआ है? यह चिड़िया ठीक ड्यूक वेन के सिर पर बीट कर गई। तुम सब चुप हो जाओ। राज्य कुल की बदनामी करने की हिम्मत, सावधान रहो, तुम्हारी जुबान उखाड़ दूंगी। अरे बदसूरत पंछी, मुझ पर बीट करने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगी। वाह वाह, चियाओ चियाओ, शानदार की। कोई बात नहीं, मैंने खटमल खाया था तो बीट भी सबसे बदबूदार हुई। सच में उसे सजा मिल गई। उसने अभी कहा था कि मेरी जुबान उखाड़ देगी, और पंछी ने उसके सिर पर बीट कर दी। पिताजी चलिए जल्दी चलते हैं। महल से निकलते ही इतना बढ़िया तमाशा देख लिया। अब सिवेन परिवार पूरे शहर का मजाक बन जाएगा। शुक्रिया छोटे पीले, अपने दोस्तों को बुलाकर मेरी मदद करो। जाओ जाओ, तुम कितनी कमाल हो, जानवरों से भी मदद करवा लेती हो। क्या तुम सच में सौभाग्य की देवी हो? जो भी तुम्हें सताएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तूने बहुत अच्छा किया, आज से तेरी हड्डियों खर्चा मैं उठाऊंगा। झाओ झाओ का जानवरों की बोली समझना, यह बात किसी को मत बताना, समझी? समझ गई। जाओ जाओ, सुना है कल महल में तुम्हें चोट लगी। मैं और दूसरे भाई को जैसे ही पता चला तुरंत तुम्हें देखने आ गए। तुम ठीक तो हो? बस हल्की सी चोट है। दूसरे भाई और छठे भाई धन्यवाद मुझे देखने आने के लिए। क्योंकि जाओ जाओ जानवरों की बोलती से। जाओ जाओ, मैं तुम्हें एक बेहतरीन जगह ले चलता हूँ। उसे पाठशाला मत ले जाना। बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। माँ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? छोटी बच्ची, बस इंतजार कर, आज का बदला मैं जरूर लूंगी। फिर से वही वेनशी, उसकी पैदा हुई छोटी बच्ची। मालकिन चिंता मत कीजिए, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी।
छठे भाई, दूसरे भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरा भाई पहले एक जगह बुरी तरह हार गया था। आज हमारे साथ जाओ जाओ है, अपना सारा पैसा वापस जीत कर दिखाएंगे। फिर दूसरा भाई तुम्हें ढेर सारे तोहफे दिलाएगा, ठीक? हाँ हाँ, जाओ जाओ दूसरे भाई की मदद करेगी, सारा पैसा वापस जीतेगी। दांव लगाओ, हाथ हटाओ, रुको, पहले मुझे दो। यह क्या, कैसे हो सकता है? चलो दांव लगाओ और पैसा कमाओ। दांव लगाओ और पैसा कमाओ। आओ दांव लगाओ, हाथ हटाओ। दांव लगाओ और पैसा कमाओ। संकोच मत करो। छोटी बहन, जल्दी देख अंदर कितनी मुर्गियां हैं। कौन सबसे ताकतवर है? हाँ, मैं नंबर 3 पर दांव लगाती हूँ। इतनी बड़ी सी है, देखते ही लगता है जीतेगी। तू तो एकदम नौसिखिया है। देख इस नंबर 3 को, दिखने में बड़ी है तो क्या फायदा? असली दम है हमारे हमेशा जीतने वाले में, कभी हारी ही नहीं। चल, हमेशा जीतने वाले। दूसरे भाई, वो नंबर 2 वाली गंजी मुर्गी पर दांव लगाओ, वही जीतेगी। छोटी बहन, तुम मजाक तो नहीं कर रही? वो मुर्गी तो बिल्कुल सुस्त है, उसे तो मरने ही वाली लग रही है। दूसरा भाई तो अपनी सारी जमा पूंजी उसी पर लगा चुका है। दूसरे भाई, मेरा भरोसा करो, वो हमेशा जीतने वाली। आज कुछ बासी खाना खा लिया है, उसे 10 लग गए हैं। अभी भले ही ताकतवर दिख रही हो, थोड़ी देर में उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। और वो वाली मुर्गी अभी अपनी प्रेमिका से अलग हुई है, बस रोना ही चाह रही है। और वो वाली, बस बहन, बहुत है। दूसरा भाई तुम्हारी बात मानता है। मैं नंबर 2 मुर्गी पर दांव लगाता हूँ। एक और मूर्ख पैसा लुटाने आ गया। बस देखते रह जाओगे, ये मेरे दूसरे भाई से जरूर हारेंगे। पिछला ऐसा ही शेकीबाज आज सड़क पर भीख मांग रहा है। अमीर घर के बेवकूफ बच्चे, बस यही बहुत है। मैं हार नहीं सकता, तुम लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। अरे वाह, नंबर 2, चल चल जीत। चल नंबर 2, जीत। नंबर 3 चल, नंबर 3 चल। नंबर 3 हमला कर। गाद डाल इसे, चल जी। चपटा मार, नंबर 3। बहुत बढ़िया, वाह। जाओ जाओ, तुम कितनी कमाल की हो। नंबर 2 सच में जीत गई। बोलो क्या खेलना है, क्या खरीदना है? दूसरा भाई तुम्हारे लिए सब ला देगा, ठीक? दूसरे भाई, मुझे भी चाहिए। ठीक है, सबके लिए खरीदूंगा। तेरी की, 3 छोटे बच्चों से हार गए। चलो तुम्हें खाने में कुछ अच्छा दिलाता हूँ। चलो, हम उनका सारा पैसा छीन लेते हैं और फिर वे इतनी सटीकता से मुर्गों का चुनाव करते हैं, उनमें कोई खास क्षमता जरूर है। उन्हें पकड़ो और सख्ती से पूछताछ करो। मुझे जानना है इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है। दूसरे भाई, तुमने बहुत सारा सामान खरीद लिया। मैं और छठे भाई से अब उठा नहीं जा रहा। अभी किसी को बुलाकर महल भिजवा देते हैं। छोटी नटखट सॉस वाली बत्तख खानी है? हाँ हाँ। तुम यहाँ बहन के साथ रहो, उसे खोना मत। मैं उसके लिए सॉस वाली बत्तख लाने जाता हूँ। तुम यहाँ बहन के साथ रहो, उसे खोना मत। मैं उसके लिए सॉस वाली बत्तख लाने जाता हूँ। दूसरे भाई, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जाओ जाओ को कुछ नहीं होगा। बहन के लिए खरीदा हुआ तो बहन बहन बहन, जाओ 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 कहाँ है? मुझे नहीं पता। अभी अचानक बहुत सारे लोग आ गए, सारा सामान गिर गया। जब मैंने सामान उठाया, जाओ जाओ गायब थी। बेबी पू, आपने अभी कहीं देखी? लाल कपड़े पहने हुए, इतनी ऊंची, करीब 5 साल की छोटी बच्ची। नहीं देखी। अभी कुछ लोगों का समूह आया था, मैंने देखा वे नहर की तरफ उस दिशा में गए हैं
हो सकता है तुम्हारी ढूंढने वाली भीड़ के साथ वहीं चली गई हो। धन्यवाद। बड़ा हादसा हो गया। नदी में एक लाश मिली है। जाओ 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 जाओ। वो छोटी शैतान कहाँ है? कोई बात नहीं, अगली बार जब वे मुर्गों के अखाड़े में आए उन्हें खत्म कर देंगे। चलो चलें। इसे ले जाकर शराब के साथ ले। चलो चलें। अरे ये इंसान कैसे डूब गया, बड़ा दुखद है। सच में किस्मत के आगे किसी का वश नहीं। अच्छा हुआ वो झाओ झाओ नहीं है। झाओ झाओ कहाँ है? अगर झाओ झाओ नहीं मिली चाचा हमें मार देंगे। भैया तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटी बहन, झाओ झाओ तुम कहाँ चली गई थी? दूसरे भाई को बहुत डरा दिया। माफ करना दूसरे भाई छठे भाई, अभी बहुत सारे लोग आ गए थे, गलती से झाओ झाओ भीड़ में बह गई। दलीसी की ओर से मामला दर्ज है, बाकी सब लोग जल्दी से हट जाओ। चलो चलो, देखना बंद करो। चलो घर चलते हैं, देखना बंद करो। खूबसूरत अंकल। नहीं, यहाँ बहुत खतरा है। तेरे पिता कहाँ है? खूबसूरत अंकल, जाओ जाओ, तुझे बहुत दिनों से नहीं देखा। खूबसूरत अंकल। नहीं, अच्छी बनो। बाहर मुझे खूबसूरत अंकल मत बुलाना। हुजूर, रिपोर्ट के अनुसार यह जगह घटनास्थल नहीं है। आसपास कोई सुराग नहीं मिला। यह लाश शायद कहीं और से बहकर यहाँ आई है। इसे मरे कम से कम 3 दिन हो चुके हैं। तलाशी का दायरा बढ़ाओ। जी हुजूर, खोज का दायरा बढ़ाओ। मर रही हूँ, सच में मर रही हूँ। कोई तो बचाओ मुझे। कोई है, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मैं मरने वाली हूँ। पानी, मुझे पानी चाहिए। क्या मैंने अभी लाश को बोलते सुना? अरे नन्ही, जल्दी बचा मुझे। मैं प्यास से मर रही हूँ। अगर तुमने अब भी नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगी। जाओ जाओ, अब देर हो रही है। चलो दाली न्यायालय के काम में दखल न दें, वापस चलते हैं। मुझे कब लाशों की आवाज सुनाई देने लगेगी? कोई बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरे, मरते हुए को देखकर भी मदद नहीं करूं? छोटी मछली, बचाओ मुझे। झाओ झाओ तो डर गई। अच्छा हुआ सुनहरी मछली मदद मांग रही थी, लाश नहीं बोल रही थी। अरे नन्ही, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? तुम सच में मेरी बात समझती हो? बहुत बढ़िया। तो क्या तुम मुझे घर पहुंचा सकती हो? नहीं, यहाँ किसी की मौत हुई है। झाओ झाओ, मुझे खूबसूरत अंकल के साथ हथियारे ढूंढने हैं। मुझे पता है कि वह लाश कहाँ फेंकी गई थी। मैं अभी घर से भागी थी, इतने में यह लाश मुझ पर गिरी और मैं बेहोश हो गई और मैं इसके कपड़ों में फंस गई, बाहर निकल नहीं पाई। इसी तरह बहती हुई यहाँ आ पहुंची। छोटी मछली, तुम कितनी बेचारी हो। तो क्या तुम्हें घर का रास्ता याद है? नहीं याद, लेकिन उस वक्त जब उस लाश को नदी में फेंका गया था, मैंने उन दोनों हत्यारों को चांगलेफांग का जिक्र करते सुना। मेरा घर जरूर चांग के पास ही है। चांगलेफांग, खूबसूरत अंकल, दूसरे भैया, छठे भैया। तूने तो इस मछली को छोड़ना था ना? यह अभी भी तेरे हाथ में क्यों है? दूसरे भैया, छठे भैया, तुम दोनों पहले वापस जाओ। मुझे खूबसूरत अंकल के साथ के सुलझाना है। खूबसूरत अंकल, छोटी मछली कहती है उसे पता है कि हत्यारों ने लाश कहाँ फेंकी है। वह हमें वहाँ ले जाना चाहती है, पर एक शर्त है। क्या शर्त? इसे घर पहुँचाना है। उसका घर चांगलेफांग के पास है। यही वो जगह है जहाँ लाश फेंकी गई थी, लेकिन उसे घर का रास्ता याद नहीं। खूबसूरत अंकल, उसने हत्यारों को देखा है। वह आपको हत्यारे तक पहुँचा सकती है। आयु, जाकर पानी का हौज ले आ। अभी चांगलेफांग चलो। ये दोनों कौन है? ये दूसरे राजकुमार और छठे राजकुमार हैं। मैं दाली न्यायालय का उप प्रधान हूँ। दोनों राजकुमारों को प्रणाम। मैं राजकुमारी झाओ झाओ को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। केस सुलझाने में मदद के लिए मैं राजकुमारी की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। कृपया दोनों राजकुमार अनुमति दें। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। चलो चलो चलो। जाओ भाई।
ऊपर आओ ना। राजधानी में हाल ही में कितनी लड़कियां गायब हुई? 3 महीनों में गायब होने की शिकायतों की संख्या कुल 31 है। सभी की उम्र 12-13 साल के आसपास है। हुजूर का मतलब है अभी मिली यह लाश संभवतः उन गायब लड़कियों में से एक है। हुजूर, मैंने दूसरों से सुना है चांगलिफांग की गायिकाएं हर एक बहुत आकर्षक और मोहक है और उनसे एक अनोखी खुशबू आती है। वहां से गुजरने वाले लोग मानो उनकी आत्मा खिंच जाती है और वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या इन गायिकाओं में भी कुछ गड़बड़ है? इनकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। हुजूर धीरे चलिए, कहीं गिर न जाए। अरे हुजूर, हमारे चांगलिफांग ने कोई जुर्म किया है कि आपको खुद आने की जहमत उठानी पड़ी? कितनी बदबू आ रही है। अरे यह नन्ही लड़की कितनी खूबसूरत है, हमारे चांगलिफांग के लिए बिल्कुल सही है। गुस्ताख, राजकुमारी झाओ झाओ को छेड़ने की हिम्मत तेरे 10 सिर हो तो भी कम पड़ेंगे। राजकुमारी, मुझसे बड़ी भूल हुई। राजकुमारी कृपया माफ करें। ताली न्यायालय का निरीक्षक, हट जाओ। ये अरे साहब लोग, क्या कोई गड़बड़ मिली? अगर कुछ नहीं मिला तो कृपया जल्दी चले जाइए, मेहमान डर गए हैं। कैसा रहा? छोटी मछली कहती है कि उसने उन दोनों को नहीं देखा, वे यहाँ नहीं हैं। तो क्या चांगलिफांग का इससे कोई लेना देना नहीं? बहुत पाप है। एक अच्छी खासी लड़की जो कहो वही करती है, सिर्फ खूबसूरती दिखती है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। खूबसूरत अंकल, वह दीदी, उसका चेहरा बहुत डरावना है। इस नर्तकी में सच में कुछ गड़बड़ है। जिस गुड़िया का हमने सफाया किया था, पता नहीं कैसे वह खाई में बहती हुई जा पहुंची। अब डाली न्यायालय को भनक लग गई है। नालायक, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था काम साफ सुथरा करने को? तो डाली न्यायालय को पता कैसे चला? भले ही डाली न्यायालय को लाश मिल जाए, वे कभी पता नहीं लगा पाएंगे हमारे चांगलिफांग तक। जो नई गुड़ियां आई हैं, अब उनका क्या हाल है? मालिक, सूचना यह है उनकी अपनी चेतना खत्म हो गई है, बहुत जल्द काम आ जाएंगी। चल बाहर, अब कोई और गड़बड़ मत करना। मालिक, बुरी खबर है, डाली न्यायालय के लोग आ गए हैं। आयु, कौन मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत करता है? तू है। अरे प्यारे, बहुत बढ़िया। हानलिन अकादमी का संपादक है तू। पिछली बार भी तूने लोग भेजे थे राजकुमारी झाओ झाओ की बेअदबी करने के लिए। जब तेरे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलती तो जी भी कटवा दो। राजकुमारी छाओ छाओ, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी जीभ मत नोचिए। मैं तुझसे पूछती हूँ, वह गुड़िया जैसी क्यों है? उसमें कोई हरकत ही नहीं। राजकुमारी छाओ छाओ, दरअसल चांगलिफांग की नर्तकियां ऐसी ही होती हैं। जब तक मालिक आदेश न दे, वह यूं ही घुटनों के बल बैठी रहती है। उठ जा, अब तुझे घुटनों के बल बैठने की जरूरत नहीं। जी मैं अब चलती हूँ। अरे वही है उन 2 हत्यारों में से एक। बड़ा बदमाश आ गया, कितना डरावना है।
कहीं वो फिर उन लड़कियों को न पकड़ने लगे। चांगफांग के गुप्त कमरे में ले जाकर दवा के कुंड में डालने के लिए। महोदय, आज आप चांगलीफांग पधारे हैं, तो कोई और काम भी है? शहर की खंदक में एक लाश मिली है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि वो लाश चांगलाफांग के पिछवाड़े से खंदक में फेंकी गई थी। मुनीम, क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं देना चाहिए? यह कैसे हो सकता है? मेरा चांगलीफांग बिल्कुल साफ है। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते जो इतना घिनौना हो। ये बड़ा बदमाश, झूठ बोलने की हिम्मत। अगर ऐसा है तो मुनीम को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर हम चांगलाफांग की फिर से जांच कर लें, खासकर गुप्त कमरे की। उसे गुप्त कमरे का पता कैसे चला? लेकिन गुप्त कमरे का दरवाजा सिर्फ मालिक ही खोल सकता है, कोई और अंदर नहीं जा सकता। ढूंढो। हमारा चांगलाफांग एक ईमानदार कारोबार है। हम कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं करते। महोदय, आप किसी निर्दोष पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बेवकूफ कहीं का, इतना ढूंढने पर भी दरवाजा नहीं मिला। तहखाने में छुपा हुआ स्विच खंभे के नीचे खांचे में है, जाकर एक लात मारो ना। अरे गुस्से से पागल हो रही हूँ। उस बदमाश ने आदेश दे दिया है, भूमिगत रास्ते से पुतलों को ले जाना शुरू कर दिया है। अगर ये लोग अभी नीचे नहीं गए तो उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे। आयु भैया, क्या हुआ छोटी राजकुमारी? स्विच वही है। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? रोको, अरे नहीं, पैर रोको। यहाँ गुप्त दरवाजा है। हो गया, सब खत्म। चांगलाफांग के सभी लोगों को पकड़ लो, अदालत ले जाकर पूछताछ करो। मत देखो। महोदय, यहाँ जो लड़कियां हैं गुमशुदगी वाली लड़कियों से उनकी उम्र मेल खाती है। परिवार वालों को बुलाकर पहचान कराई जा सकती है। थोड़ी देर में पहचान के लिए लोगों को बुलाओ। छोटी बच्ची और एक शख्स है जिसने लाश फेंकी, वो यहाँ नहीं है, शायद भाग चुका है। क्या? झाओ, क्या हुआ? जब लाश फेंकी गई थी उस मुनीम के साथ एक सफेद लबादे में लिपटा आदमी भी था। वो छोटे कद का था लेकिन बहुत हताकता था और क्या? वो पूरी तरह लिपटा हुआ था। सिर्फ उसके हाथ बाहर थे जो काले निशानों से भरे थे। बहुत घिनौना। खूबसूरत अंकल। एक और शख्स जिसने लाश फेंकी भाग गया। उस मुनीम ने उससे मालिक कहकर बुलाया और वो सफेद लबादे में लिपटा था। उसके हाथों पर काले निशान। कहीं वो दक्षिण देश का तांत्रिक तो नहीं? सुना है दक्षिण देश के तांत्रिक बहुत अजीब होते हैं, बेरहम और क्रूर होते हैं। उनके तरीके बहुत ही निर्दयी होते हैं। पीछा करने के लिए आदमी भेजो। उसे दाशिंग में मनमानी नहीं करने देनी चाहिए, वरना और भी लड़कियां उसके जंगल में फंस जाएंगी। शुक्रिया शियाओ को केस सुलझाने में मदद की। मैं अब घर जा सकती हूँ। मुझे माँ से मिलना है। अलविदा छोटी बच्ची। बाय शियाओ यू। जाओ। जियांग से जो। महाराज, आप मेरी बात सुनिए। पिताजी। जियांग से जो, चांगलाफांग क्या जगह है? तूने मेरी जानकारी के बिना हिम्मत की झाओ झाओ को साथ लेकर केस सुलझाने गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पिता झाओ झाओ खुद जाना चाहती थी। महाराज, मेरी जान राजकुमारी झाओ झाओ ने बचाई है। झाओ झाओ मेरे साथ है तो उसे कुछ नहीं होगा। चुप रहो। पिताजी, आप खूबसूरत अंकल को मत डांटिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि पिताजी ने शराब पीकर
खूबसूरत अंकल के कमरे में घुस गए थे। तो अब यह बात कभी खत्म नहीं होगी, है ना? चाओ चाओ, तू जानती है, आज पिताजी राजगुरु के यहां से तो सुना कि तुम्हें एक लाश मिली, और वो भी चांगलेफांग में। सच में पिताजी बहुत डर गए। आगे से तू चाहे जहां जाए, पिताजी को जरूर बताना, समझी? अगर चाओ चाओ मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। तुम सपने देखो, बहुत खुश हो रहे हो। छोटी प्यारी, तूने मेरा चांगलेफांग बर्बाद करने की हिम्मत की, मेरी कमाई का रास्ता बंद कर दिया। मैं उससे इसकी कीमत जरूर वसूलूंगा। चांगलीफांग के सब लोग पकड़े जा चुके हैं। सिर्फ दक्षिण देश का तांत्रिक भाग निकला। वो दक्षिण देश पुतले बनाने में माहिर है। उसे कहो उस छोटी प्यारी का पुतला लेकर आए मुझसे मिलने। मैं उसे 100 तोला सोना दूंगा। देवी जी, मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे उस छोटी प्यारी की जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। युवराज, सब कुछ आप पर निर्भर है। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? राजगुरु के यहाँ। राजगुरु 5 साल पहले यात्रा पर गए थे और कभी लौटे नहीं। कुछ दिन पहले अचानक लौट आए और खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। राजगुरु, चाओ चाओ तो किसी राजगुरु को नहीं जानती। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजगुरु बुरे आदमी नहीं है, मिलोगी तो पता चलेगा। आ गए। राजगुरु, प्रणाम। आपके साथ वाली, यही आपकी अभी मिली बेटी है। इसकी माँ वेंशी है ना? राजगुरु, आपने मेरी माँ को देखा है? मैं उस बुरी औरत को खूब जानता हूँ। मैं आपको अपनी माँ के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। बुरी औरत, उसकी पैदा हुई चीज। गुस्सा भी बहुत है। आप कौन हैं? मेरी माँ से आपका क्या रिश्ता है? किस हक से आप मेरी माँ को बुरा कहते हैं? वेंशी को सालों पहले जोंगियों खानदान से निकाला गया था और तब से वो गरीबी में जी रही है। आखिर वो इन जानती कैसे थी जिन्हें हर कोई सम्मान देता है। इतनी बड़ी उम्र में भी एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हो, बहुत शर्म की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे ये बूढ़े आधी रात को चुपके से राजप्रतिनिधि के बारे में किताब पढ़ते हैं। वही वाली, सबसे खूबसूरत मंत्री का जबरदस्त इश्क और राजप्रतिनिधि का जबरदस्त प्यार। अरे रे रे, अगर ये बात छोटी बच्ची के पिता को पता चल गई तो क्या वो भी बच्ची के साथ मिलकर इसे नहीं डांटेगा? भूत है। आप मेरी माँ को आखिर जानते कैसे हैं? अगर आपने नहीं बताया तो मैं पिताजी को बता दूंगी कि आपके सिरहाने रखी किताब के बारे में। अरे छोटी, तू क्या कह रही है? मेरे सिरहाने कौन सी किताब रखी है? सच? तो फिर कौन है जो हर रोज आधी रात को देखा सबसे खूबसूरत शक्तिशाली मंत्री? चुप रहो। यह छोटी लड़की मेरा रहस्य कैसे जान गई? अरे, छोटी लड़की बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी खूबसूरत। मालूम नहीं आज राष्ट्रगुरु मुझे जाओ जाओ को लाने को क्यों कहा, किस काम के लिए? यह उसकी माँ का है। 5 साल पहले मेरे पास रखा था। अब यह इसकी सही मालिक को लौटाता हूँ। वेंशी ने अपना सामान राष्ट्रगुरु के पास रखा था तो रिश्ता आम नहीं था। सुनो, उसने मुझसे कहा जे तो रख लो। जाने से पहले मेरी इकलौती आत्मा पुनर्जीवन गोली उठा ले गई। सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है। बूढ़े साधु, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। 5 साल पहले उसने तुझ इस छोटी सी जान को बचाने के लिए मेरी आत्मा पुनर्जीवन गोली चुराई। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे 2 बोल सुना दिए? राष्ट्रगुरु को पता है वेंशी वो पिछले महीने मर गई। तुम क्या कह रहे हो? वेंशी वे मर चुकी है। शी मेरी सबसे होनहार स्वर्गीय माँ की सादिका थी, लेकिन जब ये छोटी लड़की पैदा हुई इसमें बस एक आत्मा और 2 प्राण थे। वह मूर्ख थी।
शी ने आत्मा पुनर्जीवन गोसी, इसकी 3 आत्माएं और 7 प्राण पूरे। सच में किस्मत बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है, यही उसकी नियति थी। अब जेड तुम्हें दे दी है, अब कोई काम नहीं है, जल्दी जाओ। जाओ जाओ, यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, समझ लो। तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे साथ है। झाओ झाओ जेड की अच्छे से रक्षा करेगी। यह मेरी माँ का झाओ झाओ के लिए छोड़ा गया इकलौता सामान है। चलो पिताजी के साथ घर चलते हैं। दासी प्रतिनिधि शासक को प्रणाम करती है। गुप्त परिषद के उप प्रमुख ने बताया, राष्ट्रगुरु अभी अभी लौटे हैं और उन्होंने नाम लेकर बुलाया है वैन राज्य के शासक की छोटी बेटी को, यानी हमारी याओ को। पता नहीं क्या हुआ, मेरी यावर राष्ट्रगुरु की नजर में कैसे आ गई। राष्ट्रगुरु की कृपा पा गई। आगे क्या? जब मेरी यावर पैदा हुई थी, आसमान में रंगीन बादल छाए थे। सब कहते थे वह भाग्यशाली देवी का अवतार है। राष्ट्रगुरु ने इस बार उसे बुलाया है। शायद यावर को अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं। भाग्यशाली देवी का अवतार, उसे शिष्या बनाएंगे तो फिर मैं यहीं इंतजार करता हूँ राजकुमारी की अच्छी खबर का। मेरी यावर उस प्यारी बच्ची के ऊपर चढ़ जाएगी। वह जल्दी नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, जल्द ही यह प्यारी बच्ची गुड़िया बना दी जाएगी, हमारे बस में होगी। दासी अब विदा लेती है। पिताजी क्या हम नहीं चलेंगे? जल्दी नहीं, पहले यहाँ थोड़ा तमाशा देख लें। राष्ट्रगुरु को प्रणाम। राष्ट्रगुरु जी, यह मेरी बेटी है मु याओ। तुम लोग कौन हो? क्या समझते हो मेरा राष्ट्रगुरु भवन क्या है? कोई भी आवारा अंदर आ सकता है। राष्ट्रगुरु जी, गुप्त परिषद के उप प्रमुख ने बताया, राष्ट्रगुरु ने नाम लेकर बुलाया है, हमें बुलाया है वैन राज्य के शासक की छोटी बेटी को। मुझे वैन राज्य के शासक की वैन शी बड़ी बेटी की जन्मी बेटी चाहिए, समझे? तुम लोग मुझसे मिलने लायक भी नहीं। भागो, जल्दी भागो। फिर वही वैन शी वाली प्यारी बच्ची। पिताजी राष्ट्रगुरु हमेशा इतने गुस्सा रहते हैं। अब समझ आया, उसने तुमसे कितनी नरमी से बात की थी। तमाशा देख लिया, अब चलो, यहाँ रुककर परेशानी मत बढ़ाओ। राष्ट्रगुरु जी, कृपया राष्ट्रगुरु के आराम में खलल मत डालो। सावधान रहो राष्ट्रगुरु, तुम्हें बाहर फेंक कर मछलियों को खिला देंगे। वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? राष्ट्रगुरु द्वारा अपमानित होने का हमारा तमाशा उन्होंने पूरा देख लिया होगा। महाराज, आप अभी भी यहाँ हैं? क्या राजकुमारी ने ही मुझसे यहाँ तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करने को कहा था? क्या हुआ? राष्ट्रगुरु ने तुम्हारी बेटी को शिष्या बनाया? नहीं, शायद राष्ट्रगुरु आज मूड में नहीं थे। मैं और यावर किसी और दिन आएंगे। राष्ट्रगुरु जरूर यावर को शिष्या बनाएंगे। बेई, रोमजिंग, जाओ जाओ, तुम दोनों देख लेना। प्रतिनिधि शासक हमेशा राजकुमारी के पास रहता है, उस तक पहुंचना मुश्किल है। मैंने अभी तक बच्चों की गुड़िया नहीं बनाई, पहले इसी पर अभ्यास कर लेता हूं। दया करके कुछ पैसे दे दो। छोटे भिखारी, तू बहुत बदबूदार है, तू मर क्यों नहीं जाता? अरे माफ कर दो देवी। अरे यावर, बस खेल लो, मारो मत। मार डालूंगी तुझे, कहती हूँ सुनता नहीं। मार डालूंगी तुझे, मत मारो। यावर, यावर, यावर। सुनो, पूरे शहर में बेटी को ढूंढो, उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। 3 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक यावर का कोई पता नहीं। आखिर यावर को कौन उठा ले गया? कहीं यावर पहले ही। यावर भाग्यशाली देवी का अवतार है, यावर को कुछ नहीं होगा। न्यायालय, हम जाकर न्यायालय से यावर को ढूंढने में मदद मांग सकते हैं।
सो जा। जब तू जागेगी तू बिल्कुल नई गुड़िया होगी। जियांग अधिकारी, मेरी बेटी 3 घंटे से लापता है। कृपया जियांग अधिकारी आदमी भेजें। पूरे शहर में मेरी बेटी की तलाश करें। तुम्हारा कोई दुश्मन है? सिर्फ प्रतिनिधि शासक और वह जाओ। क्या तुम्हारा मतलब है प्रतिनिधि शासक ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया? मेरी पत्नी का यह मतलब नहीं था। मेरी बेटी अभी सिर्फ 5 साल की है, उसका कुछ पता नहीं। जियांग अधिकारी, मैं आपसे विनती करता हूं। मैं लोग भेजकर तलाश करवाता हूं। जल्दी करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। लौटने वाली सु मुयाओ जीवित है या मृत? पत्नी मेरी या और लेकिन एक व्यक्ति है जो शायद 1 घंटे के अंदर सुमियाओ को ढूंढ सकता है। कौन है? बस यावर मिल जाए। सोना चांदी धन दौलत, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। राजप्रतिनिधि की बेटी राजकुमारी चाओ चाओ। राजप्रतिनिधि की बेटी राजकुमारी झाओ झाओ। आपका मतलब है राजकुमारी झाओ झाओ 2 घंटे में याओर को ढूंढ सकती हैं? जियांग साहब, आप इस वक्त हमसे मजाक मत कीजिए। कसाई झांग का मामला, चांगलाफांग की गुड़िया वाला मामला, ये सारे मामले मैंने राजकुमारी झाओ झाओ की मदद से सुलझाए हैं। मानो या न मानो, आपकी मर्जी। इन्हें विदा करो। जाइए, चलो राजप्रतिनिधि के आवास। जब आप राजप्रतिनिधि से इतनी नफरत करते हैं और राजकुमारी झाओ झाओ से भी, तो जाकर उन्हीं से विनती कीजिए। इतनी रात में कौन मुझे ढूंढने आया? राजकुमारी झाओ झाओ, कृपा कीजिए, मेरी बेटी यावर को बचाइए। सुमुयाओ को क्या हुआ? शाम को राजगुरु के आवास से विदा होने के बाद जब मैं चौकन्नी नहीं थी, तभी यावर कोई उठा ले गया। अब तक मालूम नहीं कि वह जिंदा है या नहीं। मेरी यावर अभी 7 साल की ही है, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। शाही न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, राजकुमारी झाओ झाओ आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके पास जरूर यावर को बचाने का कोई तरीका है। राजकुमारी झाओ झाओ, आपसे विनती है, मेरी बेटी यावर को बचा लीजिए। ये हुआन बुआ, क्या तुमने मेरी माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वेन यीहुआन, क्या तुम्हारी अपनी बेटी ज्यादा जरूरी है या वह झूठ जो अब पर्दाफाश होने वाला है ज्यादा महत्वपूर्ण है? किसका महत्व कितना है, खुद अच्छे से सोच लो। मुझे डर था कि सु युवराज को उससे पुराना, इसलिए मैंने तुम्हारी जान की धमकी देकर उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। यह सब मेरी गलती है, लेकिन मेरी यावर बेकसूर है। देवी, क्या तुमने हिवेंशी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया? तुम यह कैसे कर सकती हो? युवराज, अभी सबसे जरूरी हमारी यावर है। ये हुआन बुआ, मैं तुम्हारी बेटी ढूंढूंगी तो तुम शाही न्यायालय जाकर आत्मसमर्पण कर देना। तुम समर्पण करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आदमी भेजकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। जान के बदले जान। सु मुयाओ का गायब होना क्या तुम्हारे किए की सजा नहीं है? बस मेरी यावर जिंदा मिल जाए, मैं खुशी खुशी जेल जाऊंगी। दुआन चू चू शुए, छोटे जानवरों, सुमुयाओ को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो तुरंत आकर मुझे बताना। हाँ जाओ जाओ, इसे हम पर छोड़ दो। तुम सबका शुक्रिया। क्या तुम अभी जानवरों से बात कर रही थी? हाँ, उन्हें सौंप दिया है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब तो तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं, उन्हें सौंप दिया, क्या सच में ठीक होगा? सु युवराज, जिस पर शक हो उसे काम पर न लगाइए, जिससे काम पर लगाइए उस पर शक मत कीजिए। अब आप छाव छाव पर भरोसा करने के अलावा और कर क्या सकते हैं? नहीं, मुझे और आदमी भेजकर यावर को ढूंढना है। पिताजी, हम जल्दी चलें, शहर के बाहर वांग गांव की झोपड़ी।
चलो शशर के बाहर वांग गांव। जल्दी चलो। याओ, उठो मेरी याओ। सुशराज आप यहाँ कैसे आए? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तुमने मेरी बेटी को गुड़िया बनाने की हिम्मत की। वसु युवराज की बेटी है? मुझे नहीं पता था। इससे पकड़ लो, शाही न्यायालय ले चलो, जियांग साहब के हवाले कर दो। महाराज, सुयुवराज ने मुझे राजकुमारी झाओ झाओ को पकड़ने को कहा था, गुड़िया बनाने के लिए। मुझे कभी मौका नहीं मिला, इसलिए इस बच्ची को पकड़ लिया, अभ्यास करने के लिए। क्या? सुहुआइजिन, तुमने जो बोया वही काटा। सुहुआइजिन और वैन युआन को दोनों को पकड़कर जेल में डालो। महाराज, जान बख्श दीजिए। शाही संतान की हत्या की साजिश की सजा है, इन्हें घसीट कर ले जाओ। महाराज, जान बख्श दीजिए। जान बख्श दीजिए। महाराज, महाराज। जाओ जाओ, तुम निश्चिंत रहो, पिताजी यहाँ हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। झाओ झाओ भी पिताजी की रक्षा करेगी। हमारी राजकुमारी तो दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही है। माँ, भले ही पिताजी मेरे असली पिता नहीं हैं, लेकिन वे सच में मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब आप निश्चिंत हो सकती हैं। पिताजी कहाँ हैं? महाराज इस वक्त अपने अध्ययन कक्ष में होंगे। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूं, मैं तुम्हें जरूर अपनी पत्नी बनाकर महल लाऊंगा। तुम्हें भी झाओ झाओ जरूर पसंद आएगी। झाओ झाओ कितनी प्यारी बेटी है। पिताजी, पिताजी की याद आई। पिताजी, आपने माँ का चित्र क्यों बनाया? बताओ ना, इस चित्र वाली महिला वैन शी है। मेरी माँ ऐसी ही दिखती थी। झाओ झाओ, माफ करना, मुझे पहले ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढ लेना चाहिए था, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को और कष्ट नहीं उठाना पड़ता। पिताजी, क्या आप मेरे असली पिता हैं? पिताजी, अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। हमारी झाओ झाओ बड़ी होकर सबसे ज्यादा क्या करना चाहेगी? घुड़सवारी और तीरंदाजी, या संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला? पिताजी तुम्हारे लिए सबसे अच्छे गुरु लाएंगे। सच में? झाओ झाओ सुंदर अंकल जी जैसा बनना चाहती है, बुरे लोगों को पकड़ना और मामले सुलझाना। मैं शाही न्यायालय की न्यायाधीश बनना चाहती हूँ। शाही न्यायालय बहुत खतरनाक है। पिताजी, आपने अभी अभी कहा कि मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। महाराज, शाही न्यायालय के न्यायाधीश जियांग साहब मिलने आए हैं। सुंदर अंकल जी। नहीं मिलना, कह दो उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। महाराज, जियांग साहब जिससे मिलना चाहते हैं वो आप नहीं हैं, वो राजकुमारी झाओ झाओ हैं। मैं सुंदर अंकल जी से मिलूंगी। महाराज, राजकुमारी, क्या फिर से कोई मामला आया है जिसके लिए राजकुमारी झाओ झाओ से मदद मांगने आया है? जियांग सीजो, तुम्हारी वो कमाल की केस सुलझाने की काबिलियत कहाँ गई? अब झाओ झाओ के बिना क्या तुम केस सुलझा नहीं सकते? सुंदर अंकल जी, कोई बात नहीं, झाओ झाओ को मामले सुलझाना पसंद है। यह है मामला। सच में राजकुमारी झाओ झाओ के बिना नहीं चलेगा। जियांग साहब, ये कौन है? ये राजकुमारी झाओ झाओ है। चूंकि आप लोग मेरे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो सच्चाई राजकुमारी झाओ झाओ तक पहुंचा दीजिए। वह जरूर आप लोगों को संतोषजनक जवाब दे सकती हैं। राजकुमारी झाओ झाओ, मैं उससे बंटवारा करके अलग होना चाहती हूँ। मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। लेकिन हमारा एक पोल्ट्री फार्म भी है, उसमें 39 मुर्गियां हैं, 20 हंस और 2 बत्तखें। जियांग साहब ने फैसला दिया कि हमें आधा आधा मिलेगा।
जो एक मुर्गी ज्यादा है उसे मारकर खा लो, फिर बंटवारा। लेकिन वो हंस सब मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं, बहुत अंडे देती हैं, इनसे काफी पैसा मिलता है। आधा आधा कैसे बांट सकते हैं? राजकुमारी चाओ चाओ, वो छोटे हंस, मुर्गियां और बत्तखें, उन्हें भी मैंने बड़ी मुश्किल से पाले हैं। गोबर मूत्र तक साफ किया। किसने कम मेहनत की उसके साथ आधा आधा बांटना मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे समझ आ गई। एक मुर्गा लाओ, एक हंस और एक बत्तख लाओ। इन जानवरों को ऊपर लाओ, क्या फायदा? मुर्गियां तो दिन भर घर में भूखी ही रहती हैं। हो मुझे समझ आ गई। उसे क्या समझ आई? लीसी, चारे के पैसों में से तूने कितने पैसे जुए में उड़ाए तुझे खुद पता है। ये 39 मुर्गियां एक दिन भी पेट भरकर नहीं खा पाई। क्या? मैंने तुझे चारे के पैसे दिए थे, तूने उन्हें जुए में उड़ा दिए। तभी तो 50 से ज्यादा मुर्गियां थीं, मरकर अब इतनी ही बची। मैंने नहीं उड़ाए। लीसी, वो मुर्गियां तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मगर बत्तखें सच में तुमने पाली हैं। वो दोनों बत्तखें पैदा हुई और सबसे पहले तुम्हें देखा, वे तुम्हें अपना बाप मान बैठी हैं। मुझे पता था ये मुझे पसंद करती हैं। मैं फैसला सुनाती हूँ। वे दोनों बत्तखें तुम्हें मिली, बाकी मुर्गियां और हंस सब तुम्हारी पत्नी को मिलेंगे। शुक्रिया राजकुमारी। नहीं, मुझे सिर्फ 2 बत्तखें ही क्यों मिली? जियांग साहब, चलिए आपकी ही सुन लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। ये राजकुमारी तो बिल्कुल ही मनमानी कर रही है। राजकुमारी चाओ चाओ के वचन अटल हैं। मैं राजकुमारी चाओ चाओ की ही मानूंगा। या तुम चाहते हो कि मैं फिर से आदमी भेजूं, जुए के अड्डे के लोगों को लाऊं? देखते हैं तुमने जुए में कितना पैसा उड़ाया। नहीं नहीं जियांग साहब, आपको परेशान नहीं करूंगा। राजकुमारी चाओ चाओ, आपका शुक्रिया। ये मुर्गा मैं आपको दे रहा हूँ, इसे महल में ले जाकर सेहत बनाइए। मैंने क्या कसूर किया? आज अदालत में गवाही देने आया और अब मुझे मारकर खा लेंगे? छोटे मुर्गे, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। शुक्रिया। राजकुमारी चाओ चाओ, आपको मसालेदार पसंद है या सादा पकाया हुआ? चलो महल चलकर बात करते हैं। जियांग साहब, आप ही हमारे साथ चलिए, महल चलकर खाना खाइए। मैं मसालेदार नहीं बनना चाहता और न ही सादा पकना चाहता। ये मुर्गा अब ये खाने को नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आऊंगा। मुर्गा नहीं खा सकते तो और कुछ नहीं खा सकते। जब बुलाया गया है तो चल, इतनी बकवास क्यों? तो फिर आपका कहना मान लेता हूँ। सच में वे मुझे खाएंगे या नहीं? छोटे मुर्गे, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। तुम महल में खुशी खुशी रहो। शुक्रिया छोटी बच्ची। मैंने सोच लिया है, चाओ चाओ को मामले सुलझाना पसंद है तो उसे तुम्हारे साथ ही रहने दो। वह अदालत में मन लगाकर मामले सुलझाती है तो लगता है जैसे चमक रही है। शुक्रिया महाराज। काश चाओ चाओ मेरी बेटी होती। सपने देखते रहो।